सुमन जी, आपका बिंदु, ठीक है। आपका भाई, आप दोनों का क्या क्या नाम बताइए। हाँ, अरे क्या बात है, नाम बताओ। अजय कुमार, चलिए बहुत बढ़िया भैया। आप सभी का अर्जुना क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है ना। आप में से कौन कौन आज प्रयोगशाला वाले के लिए हाथ उठाइए एक बार। प्रयोगशाला वाले, ठीक है। कौन एक शिक्षक भर्ती वाले कौन है, ठीक। आज हम पढ़ने, मेरा नाम है प्रतीक सर, है ना, क्योंकि पुराने जो जान रहे हैं पढ़ने वाले में, मेरा नाम प्रतीक सर है। आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान बायोलॉजी क्लास फर्स्ट, ठीक हो गई बातें। तो क्लास फर्स्ट आज हमारा चालू होगा। आप क्योंकि ये मूल सिलेबस के हिस्से में प्रयोगशाला के लिए बायोलॉजी, तो आपको मेन काम का शिक्षक भर्ती में भी जीएस के हिस्से में इंक्लूडेड है ना। तो बायोलॉजी पढ़ेंगे, पहला क्लास है। कॉपी किताब आराम से बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारे क्लास में कॉपी किताब की कोई आवश्यकता होती नहीं है, ठीक है। थोड़े दिन पता चल जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पढ़ाएंगे वो सब आपके दिमाग में रहेगा। कॉपी किताब में लिखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि एग्जाम में मेरा एक ही प्रिंसिपल है, ना आप कॉपी लेके बैठेंगे ना किताब, आप केवल हाथ में एक पेन और एक दिमाग लेके बैठते हैं। तो चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। किताब में आप सोने के कलम से लिखे, सोने के पन्ने पे लिखे, वो एग्जाम के दिन याद ना आए तो उसका कोई फायदा है नहीं, है ना। इसलिए मैक्सिमम चीज़ें क्लास में हम मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है वही बात। इसलिए हमारे क्लास का पैटर्न भी समझ लेते हैं। मैं पहले आराम से पढ़ाऊंगा और फिर जिस लाइन से क्वेश्चन बनता है उसी लाइन को मैं पूछूंगा, तो आपको वैसे लगातार चिल्ला चिल्ला के आंसर देना है। थोड़ा साइकोलॉजिकली समझते हैं, जितना आप चिल्लाएंगे जोर जोर से, उतने हमारे दिमाग के ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन इंगेज होते हैं, और जितने न्यूरॉन इंगेज होंगे किसी एक चीज़ के ऊपर, वो चीज़ हम उतने लंबे समय तक याद रहती है, ठीक हो गई बात ना। जैसा हो इसका डेमो देते हैं कि कैसे न्यूरॉन्स काम करते हैं, हमको पता भी नहीं, हम बचपन से पढ़ते हुए आ गए। मैं बोलूँगा एक शब्द में सब तेजी से बोलिएगा, हर क्लास में एक्सपेरिमेंट करता हूँ, आपके साथ भी करता हूँ, बहुत तेजी से बोलिएगा। चलिए बोलिए भैया, A4 क्या होता है, B4, C4, D4। अब बताओ, सब एक स्कूल में पढ़े हो क्या, नहीं पढ़े हो, एक क्लास में पढ़े हो, नहीं। फिर सब A4 एरोप्लेन क्यों नहीं बोले, A4 एप्पल क्यों बोले, B4 बॉल ही क्यों बोले, C4 कैट ही क्यों बोले, D4 डॉग क्यों नहीं बोले, जबकि आता सबको सब चीज़ है। B4 बॉल का बैट भी बोल सकते थे, बॉल ही क्यों निकला। दैट मीन्स हमारा दिमाग, जब हमको बार बार बचपन डेमो दिया था, बेटा अंकल आए हैं A4 एप्पल सुनाओ, पड़ोसी आए A4 एप्पल सुनाओ, क्लास में ट्यूशन, तो हमारा दिमाग इतने बार उस चीज़ को, न्यूरॉन्स इतने ज़्यादा न्यूरॉन इंगेज हो गए कि आज हमको सोचना नहीं पड़ा। A4 बोले, मैं A4 ये भी नहीं बोला कि अल्फाबेट सुनाइए, मैंने बोला A4, तब उसे A4 क्या सर, नहीं, हमारा जो प्रोग्राम है A4 बोलते साथ एप्पल निकलना चाहिए, समझाया बात ना। हाँ, तो इसलिए न्यूरॉन इंगेजमेंट यही है। एग्जाम दिन यही होना चाहिए, क्वेश्चन आते से आपको सोचना नहीं पड़ेगा आंसर के, आंसर निकलना चाहिए। वो तब होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा बार उसको बार बार बोलेंगे और उसके बारे में सोचेंगे। क्लियर हुई बात। और कोई इसके पीछे साइंस नहीं है, सबसे प्योर साइंस यही है। न्यूरॉन्स ज़्यादा इंगेज होंगे जब जितने ताकत लगा के उस चीज़ के ऊपर बोलोगे। जैसे आपको बचपन छोटी मोटी चीज़ें याद नहीं होंगी, वो जो बड़ी इंपैक्टफुल चीज़ जिसमें आपका न्यूरॉन ज़्यादा से ज़्यादा इंगेज हुआ याद होगा, है ना। हाँ, जैसे भाई कभी हाथ में छोटा मोटा छिला गया याद नहीं, अगर हाथ टूट जाता तो याद रहता कि नहीं रहता है। हाँ, इसी तरीके की जो भी हैवी चीज़ होंगी जिसमें आप ज़्यादा दिमाग का न्यूरॉन्स लगाओगे वही आपको याद रहेगा। तो जिस भूलते हैं, याद नहीं रहता, सारी समस्या का जड़ यही है। क्लियर हो गई बात। पढ़ने के 3 नियम है। पहले बहुत अधिक बोलिए, पढ़िए, लिखिए, बहुत अधिक पढ़िए, उससे अधिक लिखिए, उससे अधिक मनन चिंतन कीजिए। इसमें मैं बीच का हिस्सा खा जाता हूँ। बहुत बार हम पढ़ते हैं, बहुत बार हम मनन चिंतन करते हैं, लिखने का काम घर में आराम से करते हैं। ठीक हो गई बात। चलिए अब क्लास चालू करते हैं। आप पैटर्न समझ लिए हैं तो हम पूरा पढ़ेंगे, और यही जो आपको पढ़ा रहा हूँ एग्जैक्टली यही पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगा। फिर आराम से घर में जो आपको पढ़ाया हूँ या तो याद करके लिख लो या सीधा पीडीएफ देख करके उससे लिख लो, लिखना है तो। ठीक हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि मैं लिखने के साथ खिलाफ हूँ, क्योंकि एग्जाम में भैया हमको लिखने से कोई मतलब है नहीं। चलते हैं प्रतीक सर बायोलॉजी इंट्रोडक्शन। पहला क्लास इंट्रोडक्शन है, तो आज आप लोगों को बहुत ज़्यादा थकाऊंगा नहीं, है ना। हाँ, फिर धीरे धीरे हम इसका लेवल बढ़ाते चलेंगे। ये गारंटी कि जितना इसमें होगा उतना आपके दिमाग के अंदर होगा। ठीक है, चलो चालू करते हैं हम लोग बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन से। तो पूरा आपके लिए बना हुआ है पीपीटी, कोई दिक्कत टेंशन नहीं है, आराम से हम पढ़ेंगे उसको। और उससे पहले हम आते हैं बेसिक कुछ चीज़ों को जानने की ओर। चलिए, मैंने एक शब्द लिखा है ज्ञान, फिर मैंने उस शब्द में लिख दिया विज्ञान, फिर मैंने उसमें लिख दिया जीव विज्ञान। तो चलिए अब मैं पूछना चाहता हूं आपसे, जीव विज्ञान तो आप समझ ही जाएंगे भैया कि जीवों से संबंधित विज्ञान का बात कर रहे हैं, मगर मैं पूछता हूं ज्ञान और विज्ञान में क्या मूल अंतर है। यहां चालू करते हैं, बताइए कौन बताएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्ञान एंड विज्ञान। कोशिश कीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप, तुक्का का कुछ भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और
नहीं ठीक है, पहला लाइन ठीक था और दूसरा हो गया, कोई बात नहीं, बढ़िया कोशिश है। और बताइए, और कोशिश कीजिए, और कोशिश करो, बोलो। ठीक है, वो तो व्यवहारिक विज्ञान बोलते हैं उसका। आओ समझाते हैं, बहुत अच्छे समझिएगा। किसी भी चीज को जानना, किसी भी चीज से जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन का होना क्या कहलाता है? तो ज्ञान। क्या कहलाता है? ज्ञान। क्लियर हो गई बात ना? मगर जैसे ही ज्ञान में जुड़ जाता है विधन ज्ञान, तो यहां बेटा ज्ञान का मतलब तो ये किसी भी चीज को जानना, तो मैं लिख देता हूं ये सर जानना। मगर वी का मतलब यहां पर विशिष्ट ज्ञान। क्या भी यहां पर? तो विशिष्ट ज्ञान या विशेष ज्ञान या स्पेसिफिक ज्ञान। क्या बोला मैंने? स्पेसिफिक ज्ञान। एकदम जीरो चालू कर रहे हैं आप, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस के स्टूडेंट है, कोई मैटर नहीं करता है ना। आप बच्चे समझे, आप जीरो बच्चे हैं, ए फॉर एप्पल वाले एज के हैं, उसी लेवल से मैं चालू कर रहा हूं, इसलिए आपको अपने आप को ऐसे फील कीजिए। विशेष ज्ञान अर्थात विज्ञान का मतलब क्या भैया? विशिष्ट ज्ञान, विशेष ज्ञान या किसी चीज के किसी विशेष पहलू को जानना ही क्या है? विशेष पहलू को जानना ही क्या भैया? विज्ञान है। अब इसको अंतर समझ नहीं आएगा, थोड़ा समझाते हैं, आगे बढ़ते हैं जीव विज्ञान में। जीव का मतलब यहां पर दो अर्थ में लेते हैं भैया, सजीव या जीवन का वी फोर हो गया विशिष्ट, डिकोड कर रहा हूं एक चीज को मैं, विशिष्ट ज्ञान का मतलब वही है जानना। अर्थात सजीवों के बारे में विशेष रूप से जानना ही क्या है? जीव विज्ञान है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन निकल जाता है, सजीवों के बारे में विशेष रूप से जानना, तो कैसे सजीव? जिंदा सजीव कि मरे हुए सजीव? तो मैटर नहीं करता कि सजीव जिंदा है कि मरा हुआ है। अगर वो सजीव है तो भैया उसके बारे में विशेष रूप से जहां हम जानेंगे वही क्या है? जीव विज्ञान है। क्या वो? जीव विज्ञान। अर्थात जीव विज्ञान में हम किसको जानते हैं? तो जीव विज्ञान में हम जानते हैं विशेष रूप से सजीवों के बारे में। किसका हम जानते हैं? सजीवों। तो क्या ये सामान्य ज्ञान से किसी एक नॉर्मल बाउंड्री के अंदर बंद गया कि जीवों के अंदर ही जानना है? इसका विशिष्ट ज्ञान आपके लिए बाउंड्री डिसाइड करती है कि अब आपको जो ज्ञान प्राप्त करना है विशेष रूप से वो सजीवों से संबंधित है। क्लियर हो गई बात ना? हाँ, जैसे हम बोलेंगे विज्ञान, भौतिक विज्ञान, तो आपको जो ज्ञान है वो विशेष रूप से किसके दायरे में रहेगा? भौतिक के ज्ञान के अंदर ही, भौतिक के दायरे में। अर्थात विज्ञान का वी आपका दायरा निर्धारित करता है कि आपको पढ़ना क्या है। स्पेसिफिक विशेष रूप से किसके ऊपर पढ़ना है, किसको पढ़ना है, ये बताता है। क्लियर हो गई बात ना? यहां से एक दूसरा हिस्सा आता है, जीवन के बारे में विशेष रूप से जानना ही क्या है? तो जीव विज्ञान है। क्योंकि भाई जीवन रहता किसके पास? सजीवों के पास ही। अब चलो ऐसे एक अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था और बच्चे बहुत लोग गलती कर रहे थे, पता नहीं क्यों, फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। बताओ, अब आप सोचते हो सर सजीव से तात्पर्य है, क्वेश्चन है आपका सजीव से तात्पर्य है ऑप्शन ए पौधों से, ऑप्शन बी जंतु से, ऑप्शन सी न तो ए न तो बी, ऑप्शन डी ए एंड बी। चलो भाई बताओ कौन सा सही आंसर है इसमें? सजीव का मतलब क्या होगा? हाँ, ए और बी, मैंने ऑप्शन डी आप लोग ले रहे हैं। ठीक हो गई बात ना? तो बताइए आपके हिसाब से, देखिए आपके क्वेश्चन से क्वेश्चन, आप बोले सजीव है, कौन कौन सजीव है? बोले जंतु, जीव जंतु भी सजीव है। क्या बोले आप लोग? पेड़ पौधे भी सजीव हैं। तो आपके हिसाब से कैसे हैं पेड़ पौधे सजीव, ये बताइए। क्या जानवरों के हिसाब से वो चलते हैं, फिरते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, पब में जाते हैं, गाना गाते हैं, गाड़ी में घूमते हैं? क्या भोजन बनाते हैं, भोजन वो खाते हैं, बच्चा पैदा करते हैं? क्या करते हैं? मतलब किस आधार पर आप बोल रहे हैं कि वो सजीव हैं, या आप बोल रहे हैं उनमें जीवन है, वो जिंदा है? आपका आधार क्या है बताइए? ठीक है, और बोलो, और कोशिश करो। भोजन प्राप्त करता है, ठीक है, और आइए आपको सिमिलैरिटीज बता, क्योंकि हमारे पास सिमिलैरिटीज बहुत कम है। हम लोग समझते हैं हाँ सर सजीव में पौधे और जंतु दोनों आते हैं। देखिए जीव विज्ञान एक शब्द के अंदर कितना गहराई है, दोनों ही आते हैं और दोनों को हम थोड़ा अच्छे समझते हैं। तो यहां हम समझ लेते भैया एक आपका पेड़ पौधा, और यहां बना देता हूं हम एक तो भैया आपके लिए
जानवर। ठीक, अब बहुत ध्यान से समझिए, हम अपना भोजन बनाते हैं, ये भी अपना भोजन बनाते हैं, तो हाँ सर भोजन के स्तर पर हम दोनों सही हैं। ठीक हो गई बात ना, भोजन की सब सही है कि नहीं है। ये सूर्य के प्रकाश अपना भोजन बना रहे हैं, सूर्य प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, और हम इनको ही खा के अपना भोजन बना ले रहे हैं। ठीक हो गई बात, तो भोजन हम दोनों बना रहे हैं, तो हाँ सर दोनों में एक चीज सेम है। क्या ये भी जब पैदा हुआ था तो आकार या साइज छोटा था और बाद में बड़ा हुआ? क्या हम भी पैदा हुए तो छोटे थे, बाद में आकार में बड़े हुए कि नहीं हुए? हुए, मतलब हम लोग प्रजनन कर रहे हैं, है ना, हमारा साइज परिवर्तन हो रहा है। दूसरा, क्या इसके अंदर आपकी नलिका होती है जिससे जमीन के अंदर से पानी खींचता है और यहाँ पत्ती से बनाया हुआ भोजन वापस जड़ों तक पहुंचा देता है? इसका मतलब इसके अंदर भी सारे पोषक पदार्थों का आवागमन हो रहा है, तो उससे बोलेंगे भाई हम लोग संचारण। क्या बोलेंगे? संचारण। जिसके अंदर हम पढ़ते हैं भैया रक्त संचरण, तो हमारे लिए तो रक्त है। जंतुओं में क्या चीज का संचरण होता है? पूरे शरीर में रक्त का संचरण होता है। और इसके में क्या होता है भैया? तो मिनरल्स का, पानी का संचरण हो रहा है, तो हमारे शरीर में संचरण भी हो रहा है। ठीक है सर, हम जो खाना खाते हैं हम उसको उत्सर्जित कर देते हैं। उत्सर्जित मतलब होता है एक्सक्रीशन, एग्जिट कर देना। जैसे हमने खाया भाई खाना, तो हम मल त्याग दिए, पिए पानी, तो हमने भैया मूत्र के रूप में उसका त्याग कर दिया। वैसे ये भी त्याग करते हैं, जो भैया त्याग करते हैं तो अपने पत्तियों के नीचे से पानी का भी त्याग करते हैं। ठीक हो जाता, जो मिनरल से जमीन से प्राप्त करते हैं उस पत्ती को वापस जमीन में गिरा करके वापस भी उसको दे देते हैं। क्लियर हो गई बात ना? हाँ, तो सर ये भी उत्सर्जित करते हैं अपने अंदर से चीजों का। ठीक हो गई ये बात ना? ठीक है सर, इनके भी बाय प्रोडक्ट है, हमारे भी बाय प्रोडक्ट है, इनका भी जीवन है, हमारा भी जीवन है, इनका भी भोजन है, हमारा भी भोजन है, इनके अंदर भी सेल है, हमारे अंदर भी क्या है? सेल है। बोले तो कोशिका। क्या है? कोशिका। इनका कोशिका कहलाता है पादप कोशिका, प्लांट सेल, हमारा कहलाता है जंतु कोशिका, एनिमल सेल। हम अपनी रक्षा करते हैं, ये भी अपनी रक्षा करते हैं। कैसे सर? जब भैया बहुत धूप पड़ेगी तो मेरे पानी खत्म मत हो जाए, मैं मर जाऊंगा, तो अपना पत्ती गिरा देता है, क्योंकि इसके पत्ती से वाष्पोत्सर्जन होता है, जमीन का अधिक से अधिक पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, इसलिए पत्ती गिरा दिया, ना रहेगी पत्ती ना हो वाष्पोत्सर्जन। बहुत अधिक धूप और पानी पड़ रहा है तो अपने चारों भैया खाल बनाता है, खाल जिसको बोलते हैं पेड़ की छाल, वो कठोर रहती है, देखना कभी भी, इसीलिए ताकि भैया बाहर का बैक्टीरिया वगैरह सब जो हमको इफेक्ट ना करे। तो इसके पास जो अपनी इम्यूनिटी है, हमारे पास भी अपनी इम्यूनिटी है। क्लियर हो गई बात ना? इसका मतलब हाँ सर, भले नाश्ता नहीं है, गाता नहीं है, खाता नहीं है, मतलब घूमता नहीं है, फिरता नहीं है, सोना मोना जादू टोना करता नहीं है, मगर हाँ ये सजीव है, क्योंकि सजीव होने की परिभाषा है बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या भैया मेन टर्म? तो बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो हाँ सर, ये लगभग सारी जैव विज्ञान की प्रक्रियाओं से गुजरता है। इसके अंदर सारी जैव विज्ञान की प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक हो गई बात नहीं है? यस। हम भैया बच्चा पैदा करते हैं स्पर्म और एग मिला करके, तो इनके भी फलों में बीज होता है, उसी से तो पेड़ बनता है। फिर वही बीज भैया चल जाता है परागण होकर के फूल के अंदर, तो नया फूल से वही बच्चा पैदा होता है। हमारे में जनन हिस्सा है भैया स्त्रीलिंग पुल्लिंग, है ना? हाँ, वैसे इनके में भी है भैया पुंकेसर, पढ़े होंगे, स्टिग्मा और स्टाइल, फूलों में नर जननांग और मादा जननांग। यस, इस तरीके से भी इनके बीज से भी होते हैं और फूलों से भी होते हैं, तो ऐसे सब चीजें इनके में समाहित है। ठीक हो गई बात ना? इसीलिए सजीवों में कौन कौन चीजें आते हैं? तो पौधे भी आते हैं और जंतु भी आते हैं। क्लियर हो गई बात? तो सजीव किसे कहेंगे आप? तो दुनिया के जितने पेड़ पौधे हैं और जीव जंतु है सब क्या? तो सजीव, अर्थात इनके बारे में, पेड़ पौधों और जंतुओं के बारे में ही विशेष रूप से जानना ही क्या है? जीव विज्ञान है। क्या है? जीव विज्ञान। ठीक हो गई बात ना? मगर यहां थोड़ा ध्यान से देखो एक और चीज। सर जीव विज्ञान बोले तो आप हिंदी में देख ले, इंग्लिश में देखते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी, बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है, मगर नहीं पढ़ाऊंगा, पीडीएफ में डाला है, आपको दिखा दूंगा। यहाँ देखिए, एक है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के अंदर कौन कौन दो चीज हम पढ़ेंगे बोला हमने भैया? किसका हम पढ़ेंगे? तो किसका हम पढ़ेंगे? प्लांट एंड क्या पढ़ेंगे? एनिमल। ध्यान रखिएगा। तो जब दोनों जीवों के बारे में पढ़ेंगे तो जीव विज्ञान है। ठीक हो गई बात? मतलब प्रॉपर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे तो इसे क्या बोलते हैं भैया? तो क्या बोलेंगे हिंदी में? पादप। पादप के बारे में विशेष रूप से जानना तो पादप विज्ञान, बोले तो इंग्लिश में बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलते हैं?
बॉटनी। अर्थात जीव विज्ञान में हम सबसे पहले किसके बारे में देखते हैं भैया? बॉटनी के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा एनिमल बोलेंगे तो बोलेंगे जंतु के बारे में विशेष रूप से जानना, विशेष रूप से जानना ही क्या है? तो जंतु विज्ञान, जिसे हम बोलते हैं जूलॉजी। क्या बोलते हैं? जूलॉजी। क्या बोलते हैं? जूलॉजी। और यहां देखिए भैया कि बायोलॉजी, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान आपको दिखाई दे रहा है तो बायोलॉजी के अगला क्वेश्चन आते हैं बच्चा वाला, क्योंकि आप प्रयोगशाला देने वाले हैं और भी एग्जाम देने वाले। सबसे पहले क्वेश्चन आ जाएगा हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो कौन है बताइए? कौन है? तो अरस्तु या एरिस्टोटल। हो गया इतना हिस्सा। और हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी? अरस्तु। हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? थियोफ्रेस्टस। यस। तो याद रखना भैया, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी बोले तो भी अरस्तु जी ही है फादर। और हु इज द फादर ऑफ बोले जूलॉजी, ये जंतु विज्ञान बोलते भी फादर कौन है? अरस्तु है, इंग्लिश में एरिस्टोटल। तो कंफ्यूज नहीं होना। अब सर जीव विज्ञान के पिता भी वही हैं और सर जंतु विज्ञान के पिता भी वही हैं। क्लियर हो गई बात? नहीं, इसके फादर कौन है? तो पादप विज्ञान के थियोफ्रेस्टस। कौन है? तो थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस। ठीक है, इसको अलग छोड़ते हैं फिलहाल। दोनों के फादर कैसे हो गए सर? तो क्योंकि जीव विज्ञान सजीवों का विज्ञान है और सजीव के बारे में भाई आदमी जानना चालू करेगा। तो इन्होंने जिसके बारे में सबसे पहले जाना, तो इन्होंने सजीवों के बारे में जानना चालू। किसने? तो अरस्तु ने सजीवों के बारे में सबसे पहले जानना चालू किया, इसलिए भैया जीव विज्ञान के फादर कहलाए। और सजीवों में भी सबसे पहले किसके बारे में जानना चालू किया? तो जंतु के बारे में, इसलिए क्या कहलाए? तो ये जंतु विज्ञान के भी फादर कहलाए, क्योंकि इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी और उस बुक में भैया मेन टाइटल ही है एनिमेलिया। क्या भैया टाइटल बुक का नाम? एनिमेलिया। इसलिए मतलब इनके बुक में हम एनिमल्स के बारे में ही जानते हैं, इसलिए क्या फादर ऑफ जूलॉजी भी है, फादर ऑफ जंतु विज्ञान भी है। क्लियर हुई बात ना? और जंतु किस बात है? सजीवों में, इसलिए फादर ऑफ बायोलॉजी भी ये है। इसलिए फादर ऑफ बायोलॉजी बोलेगा तो भी अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी बोले तो भी अरस्तु। और वहीं हम थियोफ्रेस्टस की भी एक बुक है और उस बुक में ये, उस बुक का नाम मेन हिस्सा है प्लांटेरम। क्या नाम है? तो प्लांटेरम। तो इन्होंने जो बुक लिखा उसमें प्लांट के बारे में बताया, इसलिए भैया क्या बोले इनको? तो भैया फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी या फादर ऑफ पादप विज्ञान। तो पादप विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस। बॉटनी के फादर कौन है? तो थियोफ्रेस्टस। जहाँ बायोलॉजी या जीव विज्ञान के फादर कौन है? तो अरस्तु। जंतु विज्ञान जूलॉजी के फादर कौन है? तो अरस्तु। याद हुआ इतना हिस्सा? चलो, जब आप शब्द से परिचित हो गए कि ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है और ये जीव विज्ञान क्या है, तब हम अब क्लास चालू करते हैं और यहीं से हम चालू करेंगे आपके लिए क्लास को। इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सब यह हम याद करेंगे। तो आइए चालू करते हैं भैया इंट्रोडक्शन से, ध्यान से देखिए। तो भैया बायोलॉजी एक कैसे शब्द है भैया? तो ग्रीक वर्ड। कैसे शब्द? तो ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड में मुख्य रूप से ये बायोलॉजी ग्रीक वर्ड नहीं है, ये बायोलॉजी के ग्रीक वर्ड बायोस और लोगोस से मिलकर के बायोलॉजी बना हुआ है। क्लियर हो गई बात? तो अगला क्वेश्चन आएगा, बायोलॉजी किन दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है? तो बायोस प्लस लोगोस। किससे बोलोगे? किससे मिलकर बना है? जहां बायोस का अर्थ होता है जीवन, लिविंग या लाइफ, और लोगोस का अर्थ होता है टू स्टडी अबाउट या अध्ययन करना। तो बायोस का अर्थ क्या होता है? हाँ, लाइफ या जीवन या लिविंग। लोगोस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना। अर्थात बायोलॉजी का अर्थ क्या हो जाएगा? तो जीवन का अध्ययन करना या सजीवों का अध्ययन करना। तो सजीवों का अध्ययन करना या जीवन का अध्ययन करना। ठीक हो गई बात ना? इसलिए हम देख रहे हैं यहाँ पर प्लांट सेल भी हम यहाँ देख रहे हैं, अभी एनिमल्स बैक्टीरिया वगैरह भी देख रहे हैं, सब चीज हम यहाँ देख रहे हैं। मगर अभी आप लोग दो चीज को बारे में पढ़े, दो चीज बारे में पढ़े। क्या पढ़े आप लोग भैया? बायोलॉजी में दो प्रमुख हिस्सा हम देखे सर। क्या क्या देखे? तो जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान, पेड़ पौधा और जीव जंतु। मगर इसमें एक हिस्सा छूट गया जो इसके अंतर्गत ही समाहित है, मगर उसको एक अलग हिस्सा हम दे देते हैं, वो है सूक्ष्म जीव। क्या है? सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यस। इसलिए भैया आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में हम लोग और हम देखते हैं जीव विज्ञान। पहला ही बात कि जीव विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे? तो हाँ, ये पीएससी में एग्जाम आ गया है, उसका ऑप्शन यही था, सजीवों का अध्ययन। ठीक हो गई बात ना? इसी को फिर डिकोड कर बाद में एग्जाम में दिया था, पौधों का अध्ययन, जंतु का अध्ययन। अधिकांश में क्या मार गए थे? सजीव, जीव, तो जंतु मार के आ गए थे, जंतु विज्ञान। क्लियर हो गई बात ना? याद रखना, पौधा और जंतु सब इसमें आता है, सूक्ष्म जीव सब इसमें आता है। ठीक है, अर्थात जीवन का विज्ञान ही क्या है? तो जीव विज्ञान है। आगे बढ़ते हैं। इस आपको दिख रहा है सूक्ष्म जीव, आदमी का हाथ, पेड़ पौधा सब इसके अंतर्गत आते हैं। फिर देखिए भैया
जीव विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है। क्यों प्राकृतिक विज्ञान शब्द क्यों बोला? नेचुरल साइंस क्यों बोला? बहुत ध्यान समझो, क्योंकि अगला क्वेश्चन दे सकता है। बायोलॉजी इज अ नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस, ऐसा साइंस, वैसा साइंस, चार ऑप्शन बन सकता है। तो कैसा साइंस है ये? नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान। अब पूछो क्यों है? बोलो क्यों है सर? क्योंकि प्रकृति ने ही तो जीव जंतु, पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीव बनाया है, हमने थोड़ी बनाया है। हमको ही बनाने वाली कौन है? प्रकृति। पेड़ पौधे बनाने वाली प्रकृति। इसीलिए ये कैसा एक साइंस है? तो नेचुरल साइंस। इसके अलावा अब हम सजीव कहला रहे हैं, तो हमारे शरीर में सोचिए आप, एक दिल है जो ऑटोमेटिक धड़क रहा है, ऑटोमेटिक रक्त घूम रही है, ऑटोमेटिक खाना जा रहा है, ऑटोमेटिक पच रहा है, हम चल रहे हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? तो प्रकृति ने ही तो हमारे पूरे सिस्टम को ऐसा बनाया है ना। हाँ, इसका मतलब भैया पूरी बायोलॉजी में जितना बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो खुद किसने बनाया है? प्रकृति ने, नेचर ने। क्लियर हो गई बात ना? इसलिए भैया बायोलॉजी कैसा साइंस है? तो नेचुरल साइंस है, प्राकृतिक विज्ञान है। कैसा साइंस है? हाँ, तो आपके सामने आएगा, तो ध्यान रखना। जिसमें जीवन तथा सजीवों, किसका इसका अध्ययन करेंगे हम? तो जीवन का और सजीवों के बनावट का अध्ययन करेंगे। उनके बीच क्या क्या क्रियाएं होती है, उनका वृद्धि का, उनके उद्गम का, उनकी उत्पत्ति का, उनके वितरण का, उनके वर्गीकरण का अध्ययन हम करेंगे। और आपके एग्जाम में जिस हिस्से से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन हर साल उस हिस्से से आता है, तो बाकी सब तो है, मगर इसमें जो वर्गीकरण दिया है, सजीवों का वर्गीकरण, इससे आता है। मगर मैं शुरू में वर्गीकरण नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि पढ़ाऊंगा तो चकरा के भाग जाओगे क्लास छोड़ करके। थोड़ा बायोलॉजी से प्यार हो जाए, थोड़ा जान लो पढ़ने में, अरे बायोलॉजी इतना बढ़िया चीज़ है, उसके बाद उसको पढ़ाऊंगा लास्ट में। ठीक हो गई बात ना? हाँ, कि सजीवों का वर्गीकरण अभी से पढ़ा लूंगा भैया, मोलास्का वर्ग, ये वर्ग, वो वर्ग, सर चकरा आ जाएगा। ठीक है, हाँ, उसके एग्जाम्पल याद करने में फिलहाल याद रखते हैं, इन सब का हम अध्ययन करते हैं। अब यहाँ से आता है आपके सामने शब्द कि सर जीव विज्ञान, बायोलॉजी शब्द किसने दिया? तो आदमी भैया जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तु है, और जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? तो बीमार कहते हैं अरस्तु। नहीं, जीव विज्ञान के जनक कौन है भैया? तो अरस्तु। मगर जीव विज्ञान शब्द दिया है L&T ने। किसने दिया भाई? मैं बोला तो L&T। क्या बोलोगे? L&T। L फॉर लैमार्क, ट्री फॉर ट्रेविरेनस। क्या भैया? ट्री फॉर ट्रेविरेनस। तो आइए देखते हैं जीव विज्ञान है बायोलॉजी शब्द कौन दिया है? तो लैमार्क और ट्रेविरेनस। कौन कौन दिया है? तो लैमार्क और ट्रेविरेनस। कौन कौन दिए हैं? तो जीव विज्ञान शब्द किसने दिया है? बोलना जोर से बोलो, उतना याद रहेगा, जोर से बोलो। हाँ, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया है? जीव विज्ञान शब्द किसने दिया है? लैमार्क किस देश के हैं? लैमार्क फ्रांस, जर्मनी के हैं ट्रेविरेनस। क्लियर हो गई बात ना? हाँ, तो फ्रांस के लैमार्क, जर्मनी के ट्रेविरेनस। अब एक साथ बोलो, क्या बोलोगे? तो जीव विज्ञान में बायोलॉजी शब्द कौन दिए हैं? तो फ्रांस के लैमार्क, जर्मनी के ट्रेविरेनस। कौन दिए हैं? तो फ्रांस के, जर्मनी के, फ्रांस के, जर्मनी के। ठीक है, बहुत बढ़िया। कब दिए हैं? तो 1801 से 2 ईस्वी में। कब दिए हैं? 3 क्वेश्चन यहीं से बनेगा। क्लियर हो गई बात ना? हाँ, तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। मगर जीव विज्ञान या बायोलॉजी, जीव विज्ञान तो बोलेंगे नहीं हिंदी उन लोग। बायोलॉजी शब्द किसने दिया है? फ्रांस के, जर्मनी के। भूल भी जाओ तो L&T सर बताते हैं, L और T, तो इतना याद रखना, तो लैमार्क ट्रेविरेनस पकड़ा जाएगा। हो गया इतना हिस्सा। कब दिए थे? तो 1801, दोनों में एक चुनना हो तो 1802 ईस्वी। हो गया इतना हिस्सा, इसी बीच में ये हुआ था, 1801 से 2 ईस्वी बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान को कुल कितने भागों में बांटा जाता है? कितने भागों में? पहले इसमें हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए क्या कहलाएगा? बॉटनी। पहले क्या कहलाएगा? वनस्पति विज्ञान, पौधों का अध्ययन। तो भाई वनस्पति विज्ञान में हम क्या करते हैं? पौधों का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? बॉटनी। तो विज्ञान की, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पौधों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाती है? तो वनस्पति विज्ञान या बॉटनी। हो गया इतना हिस्सा? ठीक है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम एनिमल की स्टडी करते हैं, जंतुओं का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाएगा? तो प्राणी विज्ञान या जूलॉजी। देखो जू दिख रहा है कितना प्यारा सा बेचारा, देख रहा है आपको घुर घुर के। और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम माइक्रोब्स की अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? तो सूक्ष्म जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी। जैसे आप वायरस, बैक्टीरिया, ये सब जो आप पढ़ेंगे, ये सब इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तो जीव विज्ञान की कितनी शाखा है भैया? कितने प्रमुख हिस्सों में बांटा गया? तो 3। कितने हिस्सों में? तो 3 हिस्सों में बांटा गया है। होते तो मुख्य रूप से 2 ही हिस्से हैं, है ना, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच में ही कॉम्बिनेशन होगा ये। ठीक हो गई बात? सूक्ष्म जीव भी इन दोनों कॉम्बिनेशन से बना हुआ हिस्सा है ना। हाँ,
जैसे वायरस, यहीं से क्वेश्चन निकलेगा वायरस। तो विषाणु, तो इसी क्वेश्चन ने कहा था भैया कि बताइए जीवन और मरण के बीच की कड़ी कौन है ना, जीवन और मरण के बीच की कड़ी कौन है? ऑप्शन ए था वायरस, ऑप्शन बी था बैक्टीरिया, ऑप्शन सी था पैरामीशियम, ऑप्शन डी था कुछ और। तो आंसर क्या है इसका भैया? विषाणु है। मैं बोले से तुक्का मार दिए, मर क्यों है विषाणु या वायरस जीवन और मरण के बीच में, जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी? कौन बताएगा? कोरोना भी हुआ था पूरी दुनिया में, कोई बताएगा? बोलो आप ही बता दो ना सर, बोलो एक बार। चलो मैं ही बता देता हूं, वो ध्यान समझो। वायरस को जीवन और मरण के बीच की कड़ी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वायरस जब तक किसी होस्ट के शरीर के अंदर है, जैसे मान लो मुझे हो गया सर्दी, तो जब तक सर्दी वायरस से हुआ है, वायरल फ्लू बोलते हैं, वायरल फ्लू, तो वायरस से मुझे सर्दी हो गई, जुकाम हो गई, तो मेरे अंदर एक वायरस है, तो जब तक मेरे शरीर के अंदर है तो वो जिंदा है। क्या है वो? जिंदा। अर्थात वायरस को जिंदा रखने के लिए कोई एक शरीर चाहिए, होस्ट चाहिए, तो वो जिंदा रहता है। मगर ऐसे बोला आक्षू, और भैया मेरे नाक मुंह से निकल के वायरस आ गया टेबल पे। कहाँ गया? टेबल पे। अब ये टेबल सजीव है क्या? तो इस टेबल में जब वो पड़े रहेगा तो 10,000 साल तक मरा हुआ पड़ रह सकता है ऐसे। हाँ, इसका मतलब वही वायरस जो मेरे शरीर में था वो तो जिंदा था, बाहर गया तो मर गया। अब सर तो मर गया, और यही आप हाथ लगाए सर के, अरे सर बताइए ना, ऐसे नाक को पूछ दिए फिर, तो ये मरा हुआ जो वायरस था जैसे आप ऐसे अपने मुंह पे लगाए, आपके अंदर मरा हुआ गया और फिर से जिंदा हो जाता है। दैट मीन्स वायरस कांट डाई, वायरस कभी मर नहीं सकता। यही तो कारण था क्यों बोलेंगे कोरोना काल में कि मास्क पहनो, छींको मत, रुमाल बांधो, गमछा दो, क्योंकि आप छींकोगे तो वायरस वो मरा हुआ पड़ा रहेगा और उसको कोई भी छुएगा तो उसको फैल जाएगा। इसलिए तो एक से दूसरे को फैल रहा था ना। यस, दैट्स द रीजन। आपको लगा मैं तो इतना बच के था, मेरे को कैसे हो गया? मेरे सामने कोई छींका भी नहीं, क्योंकि आपसे पहले कोई छींक के गया तो वहां पर हाथ रख दिए, मुंह रख दिए, कुछ भी रख दिए। क्लियर कोई बात ना? हाँ, आपने खखार के थूक दिया सड़क पर तो वहां भी चला गया। मतलब जिस भी तरीके से आपका शरीर का भैया ब्लड हो, कुछ भी अगर बाहर गया और उस लिक्विड के टच में कोई आ गया तो उसको होना है। क्लियर कोई बात ना? इसलिए जीवन और मरण के बीच की कड़ी कौन है? तो वायरस। और फिर जो मरा हुआ वायरस जो अंदर गया फिर जिंदा हो जाएगा, फिर बाहर आएगा मर जाएगा, फिर जाएगा अंदर जिंदा हो जाएगा। क्लियर हो गई बात ना? इसलिए वायरस एक इतना बड़ा साइंस है जिसके पीछे पूरे साइंटिस्ट पागल हैं, कैसे पाता है। तो पता चल गया कैसे कर पाता है। मतलब साइंटिस्ट का अलग जो हिस्सा है वो ये है कि ये चाह रहे कि हमारे इंसान के बारे में हम ऐसी कुछ कर लें कि इंसान भी ऐसी कुछ चीज करे कि हमारे शरीर में ऐसा हो कि हम मरे और फिर खुद से जिंदा हो जाए। हाँ, किसी को होस्ट बन करके। यस, तो इसे बोले दिस इज पॉसिबल। बोले मगर कैसे पॉसिबल? तो बोले आखिर आप एक मान, मैं प्रतीक सर हूं, आप सब अपने अपना नाम है, आपके अंदर की याददाश्त है, आप उसी याददाश्त का तो वो हो ना कि आपके माँ का नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, चेहरा क्या है, कैसा है, कौन जिला, कौन घर। तो पूरी याददाश्त किसी और के शरीर में डाल दूं, आपका शरीर मर गया, आपको हिस्सा निकाला ब्रेन का, मैं किसी और में डाल दिया, तो आप उस शरीर में क्या रहोगे? जिंदा। यस, दैट्स द फ्यूचर साइंस। फ्यूचर इसी पे काम कर रही है और बहुत हद तक ये पॉसिबल हो भी चुका है। मगर अभी इलीगली तरीके से भैया कहीं कहीं बड़े बड़े लोगों को ये सब काम हो रहा है कि लोग मर नहीं रहे हैं, शरीर बदल रहे हैं। ठीक हो गई बात ना? मगर अभी इसको बाहर नहीं लाया गया है, हाँ, क्योंकि इलीगल अभी है ना। हाँ, मगर ऐसा साइंस इतना आगे तक बढ़ गया है, आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस हिस्से में। तो 3 हिस्सा आप लोग देख लिए। तो जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा जाता है? कितने भागों में? पहला क्या है, दूसरा कौन है, तीसरा क्या है? हाँ, बायोलॉजी में हम बॉटनी में किसका अध्ययन करते हैं भैया? तो पौधों का। माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है, और भाई जूलॉजी में, बहुत बढ़िया। आओ आओ आगे बढ़ते हैं। तीनों बोल दिया तो अब तीनों को एक करके देखते हैं। ये दादा ये हर कौन हैगा? अरस्तु है। काय हर? अरस्तु। अरस्तु के साथ 2 हिस्ट्रीगर लगाए हो, बायोलॉजी और जूलॉजी। तो दोनों के फादर कौन है? कौन है भैया? तो जंतु विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक। और ये रहा उनका पुस्तक, देखिए भैया लिखा है एरिस्टोटल, बाय एरिस्टोटल। आपको लिखा है एरिस्टोटल्स हिस्टोरिया एनिमेलियम। क्या है? एनिमेलियम। तो अरस्तु जीव विज्ञान के जनक हैं और जीव विज्ञान में भी उन्होंने भाई 3 में से किसके बारे में पहले पढ़ना चालू किया? तो एनिमल के बारे में। एनिमल बोल तो जंतु, इसलिए जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु। क्लियर हो गई बात? यस। तो अगला क्वेश्चन यही से आता है कि अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या है? तो क्या बोलोगे? हिस्टोरिया एनिमेलियम। क्या नाम है? हाँ, ये पूछा गया प्रश्न है, क्या नाम है? हाँ, इस बुक के अंतर्गत, अब आओ फैक्ट पर, इस बुक के अंतर्गत लगभग भाई उन्होंने 500 जंतुओं का वर्णन किया है। कितने जंतुओं का अध्ययन किया था उन्होंने? तो 500 जंतु। अब कोई आदमी इतना मेहनत कर रहा है तो उसको फादर बोलोगे नहीं बोलोगे? बोलोगे, मगर नहीं बोलना चाहिए।
ऐसे तो बोल रहे हैं, बोलते आ रहे हैं, मगर नहीं बोलना चाहिए। क्यों बोल रहे सर आप? क्योंकि जब ये अध्ययन किए, इनसे प्राचीन इतिहास में भी हमारे शास्त्रों में पहले अध्ययन करके लिखा जा चुका है। क्लियर हो गई बात ना? हाँ। मगर हमारे भारत में बाद में वसुधैव कुटुंबकम की भावना में काम करता था, विश्व परिवार है, तो दुनिया में क्यों मैं अपने नाम से पेटेंट कराऊं? क्योंकि मेरा जो ज्ञान है दुनिया के लिए खुला है, और खुली हुई चीज का इज्जत नहीं होता। चाहे वही खुली चीज का इज्जत नहीं होता, चाहे वो इज्जत हो चाहे पैसा हो, लूट ही जाना है। खुली हुई रहेगी तो एग्जैक्टली द सेम थिंग कि भारत ने अपना सारा ज्ञान पूरी दुनिया के लिए खोल के रख दिया, इसलिए भारत ने कहीं पेटेंट सेटेंट जैसा चीज करवाया नहीं, इसलिए आज हम यहाँ पे विदेशियों का नाम पढ़ते हैं। ठीक हो गई बात ना? हाँ, हालांकि इतिहास में हमारे जंतु छोड़िए, हमारे यहाँ तो आज आप देखेंगे तो आपके बिलासपुर में एक भी ब्रेन सर्जन नहीं है। है क्या? ब्रेन सर्जन है ही नहीं यहाँ पे। भारत में तो दिल्ली में मिल जाएंगे इकट्ठे एम्स में गिने चुने ब्रेन सर्जन। और सोचो उस समय हमारे पास ब्रेन सर्जन थे। सुना की बात ना? उस समय उस जमाने में हमारे पास ब्रेन सर्जन, जिसमें लाइट नहीं था, सोनोग्राफी नहीं, ये मशीन नहीं, एमआरआई नहीं, वो मशीन नहीं, फल्ला नहीं, ढिमका नहीं, कुछ नहीं पता। उस समय हमारे पास ब्रेन सर्जन थे। कौन थे ब्रेन सर्जन बताइए भारत के? विश्व के पहले ब्रेन सर्जन कौन है? दो नाम दे देता हूं, कल पता करके आना, ठीक है? तो खोजोगे तो भूल जाओगे। सुश्रुत और चरक। सुश्रुत है ना? हाँ। फर्स्ट सर्जन ऑफ द वर्ल्ड सुश्रुत। और जो उन्होंने पुस्तक लिखी सुश्रुत संहिता, उसमें 250 से ज्यादा, उस समय 250 से ज्यादा बायोलॉजिकल हथियार, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भैया चित्र बना बना के लिखा है। जो आज हम उपयोग करते हैं ना, स्कैपुलर, ये वो सब उस समय उन्होंने चित्र बना के लिख दिया कि ये हथियार उपयोग होगा बायोलॉजी के लिए आपका। क्लियर हो गई ये बात ना? हाँ, चलिए ध्यान रखिएगा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक हो गई बात? तो आगे बढ़ते हैं। और यहां तक कि हम लोग याद नहीं करते, मगर विदेशों के जैसे MIT आप देखेंगे अमेरिका का, तो अमेरिका का वैसे एक बहुत फेमस आपको वो है, स्पेन का भी, इंग्लैंड का भी मेडिकल इंस्टीट्यूट है। उस मेडिकल इंस्टीट्यूट के मेन गेट पर जैसे आप कॉलेज में घुसेंगे तो मेन गेट पे आज वहाँ सुश्रुत और चरक का मूर्ति ही लगाया गया है। क्लियर है? उसके नीचे लिखा भी है फर्स्ट सर्जन ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट मेडिसिनिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो विदेशी उनको मानते हैं, हम भारतीयों के बारे में उनके बारे में पता नहीं है। समझ में आ गई बातें? आइए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल खोया हुआ इतिहास फिर कभी पढ़ेंगे, फिलहाल हम बायोलॉजी में वापस आते हैं। ठीक है, तो हमने सर देख लिया सर बायोलॉजी के जनक। अगला हम देख रहे हैं सर बॉटनी के जनक। तो बॉटनी के जनक कौन है भैया? तो थियोफ्रेस्टस। कौन है? तो बताओ भैया, जो वनस्पति है, बॉटनी में वनस्पति, पेड़ पौधा, तो भूल जाओगे कौन जनक है? तो बोलो पेड़ पौधा बासी बासी होना चाहिए कि फ्रेश फ्रेश होना चाहिए? तो फ्रेश फ्रेश से फ्रेस्टस याद रखना। क्या रखोगे? फ्रेस्टस। याद रखेगा ये बात ना? हाँ, बहुत बढ़िया। चलो तो बताओ जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, जंतु विज्ञान के जनक, और आपके भैया बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस। बॉटनी में पादा पादा मतलब फ्रेश फ्रेश, फ्रेस्टस याद रखना है। अब इन्होंने भी एक पुस्तक लिखा, और इनके पुस्तक का नाम क्या देखो भैया? तो हिस्टोरिया प्लांटेरम। क्या नाम है? तो हिस्टोरिया प्लांटेरम। कब लिखा था? 1842। कब लिखा था? इसलिए क्योंकि प्लांट का अध्ययन कर, इसलिए इनको क्या बोल दिया भैया? तो वनस्पति विज्ञान का जनक। क्या बोल दिया इनको? वनस्पति विज्ञान का जनक। जबकि जिस समय थियोफ्रेस्टस थे, उनसे पहले से हमारे भारत में, आप इतना तो आप भी जान रहे होगे भाई, हमारे यहाँ पर क्या बोलते थे उनको? जो औषधि से ट्रीटमेंट करते थे राजा के समय में, क्या बोलते थे? वैद्य थे कि नहीं थे? वैद्य किससे ट्रीटमेंट करता था? औषधियों से ही। तो औषधि क्या है? पेड़ ही तो है, पेड़ों का ही तो ज्ञान है। हाँ, तो फिर तो हमारे वो भी शुरू से हम उनको नहीं बोले आज तक। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक, ध्यान रखना ये बात। तो हमारे भैया बायोलॉजी के फादर कौन है? तो जोर से बोलो, कौन है? तो जंतु विज्ञान के, पादप विज्ञान के, हाँ आगे बढ़ते हैं भैया सूक्ष्म विज्ञान के। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम बोलेंगे? जोर से बोलो, क्या बोलोगे? एग्जाम में भटकाने के लिए A.V. ल्यूवेनहॉक लिख देता है, तो A.V. का फुल फॉर्म क्या हो गया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। A.V. ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जैविकी, क्या बोले भैया? सूक्ष्म जैविकी या माइक्रोबायोलॉजी का क्या कहा जाता है? जनक या फादर कहा जाता है। तो हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? तो हाँ जोर बोलो, आप लोगों को बोलना है, जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलके बोलो, जय माता दी। हाँ बहुत बढ़िया। तो भैया सूक्ष्म जैविकी माइक्रोबायोलॉजी का पिताजी कौन है? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये देखिए आपके सामने आ गया एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन आ गया भैया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अब एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक कोई साधारण आदमी नहीं था, बहुत खतरनाक आदमी। इसको अगर हम बोल रहे हैं भैया सूक्ष्म जैविकी कि तुम पिता हो, किस आधार पर बोल रहे? सर ऐसा इसने क्या कर दिया था?
तो इसने सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए बताओ, हम खुली आंख से देख सकते हैं कि बंद आंख से देख सकते हैं? अरे सूक्ष्म जैविकी देखने के लिए हम खुली आंख से देख सकते हैं कि बंद आंख से देख सकते हैं? खुली आंख से, मगर सूक्ष्मदर्शी की मदद से देख सकते हैं, बंद आंख से देख ही नहीं सकते। अब इसका होता है भाई सूक्ष्म जीव देखना तो सूक्ष्मदर्शी चाहिए, और जब ये थे सर उस समय सूक्ष्मदर्शी कहां से? तो इसीलिए इन्होंने खुद का सूक्ष्मदर्शी ही बना दिया है। ये चिमटा उमटा रोटी पलटने वाला कहां से आ गया सर? अरे बेटे सूक्ष्मदर्शी है, थोड़ा ध्यान से देखो। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक माइक्रोस्कोप सर का लेट कब बनाए थे? 1600 सदी में। कब है? 1600 में। सन 1600 में भैया खुद का क्या बना लिए? सूक्ष्मदर्शी। और थोड़ा ध्यान से गौर करो तो ये रहा भैया वहां पर लेंस, जिस लेंस को देखिए, लेंस दिख रहा है ऐसा, लेंस ऊपर 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 उठा हुआ लेंस, ऐसा ऐसे साइड से ऊपर ऊपर से देखेंगे, ऐसे झांक के, ऐसे करके, ये प्लेट जैसे ऊपर लेंस है, देखेंगे झांक के। क्लियर हुई बात ना? तो ये रहा लेंस। सैंपल को आगे पीछे खसकाना है, ऊपर नीचे करना है, तो ये देखो यार लिखा, देखो क्या लिखा है? सैंपल होल्डर, जिस पे सैंपल रखेंगे। फिर भैया उसको फोकस नो, फोकस को बढ़ाना है घटाना है, तो उसको घटाने बढ़ाने के लिए लेंस को आगे पीछे करने के लिए क्या है? फोकस नॉब। ये सैंपल ट्रांसलेटर, इस तरीके का भैया उन्होंने दुनिया का पहला क्या बना दिया? सूक्ष्मदर्शी। क्लियर हो गई बात ना? सिंगल लेंस सूक्ष्मदर्शी। कैसा लेंस? तो सिंगल लेंस सूक्ष्मदर्शी। क्लियर हो गई बात ना? इसलिए भैया ये सूक्ष्मदर्शी बनाए और उसमें से झांक करके देखे तो अरे ऐसे भी कोई जीव जंतु होते हैं। ठीक है, हाँ अब आगे देखते हैं। इसके भैया सेल्स को देखना चालू करेंगे, आगे देखते हैं। इसलिए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को क्या बोलेंगे? तो हम लोग सूक्ष्म जैविकी का पिता। क्या बोलेंगे इनको? तो इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। Who is the father of microbiology? वो सब फील करके पढ़ेंगे, रटना ही नहीं है। जीवाणुओं को सबसे पहले, जीवाणु बोले तो बैक्टीरिया, हाँ, तो जीवाणुओं को सबसे पहले 1676 ईस्वी में डच वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने एकल लेंस वाले सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा था, जिसे उन्होंने स्वयं बनाया था। क्लियर हो गया? कितना सारा क्वेश्चन है इसमें। भैया उन्होंने कौन सा सूक्ष्मदर्शी बनाया था? सिंगल लेंस। कब बनाया था? 1600 के आसपास। उन्होंने उसमें सबसे पहली बार किसको देखा? तो बैक्टीरिया को। किसको देखा था? बैक्टीरिया को। किसको देखा? बैक्टीरिया। सूक्ष्म तो सब चीज है, वायरस भी है, बैक्टीरिया, तो वो क्या देखे? बैक्टीरिया। तो पहली बार किसको देखा इन्होंने? बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया जो होता है बेटा, तो बैक्टीरिया का बहुत सारा शेप होता है, ऐसे ऐसे घुमटाया हुआ भी, ऐसे सीधा भी होगा, गोल भी होगा, एडिंग बिडिंग भी होगा, चप्पल, बहुत सारा बैक्टीरिया का शेप होगा। ये जो बैक्टीरिया देखे वो ध्यान समझना, ये जो बैक्टीरिया देखे, ये जो बैक्टीरिया देखेंगे, ठीक है, उसको भैया ऐसे आकार का होगा। कैसे आकार का होगा? ये ऐसे आकार का। बोले तो डंडा आकार का। कैसा हो गया? डंडा आकार या रॉड शेप। कैसा हो गया भैया? तो रॉड शेप, रॉड शेप। इनके बाद जो आएंगे वो भी भैया रॉड शेप वाले देख लेंगे, ध्यान से देखो आगे। ठीक है सर। तो भैया एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले किसको देखा? तो जीवाणुओं को। कब देखा? तो 1676। कब देखा? तो 1676। कैसे देखा? तो एकल लेंस वाले सूक्ष्मदर्शी से देखा था सर। ठीक हो गई बात ना? किसने बनाया था? स्वयं बनाया था। नाम क्या था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कहाँ के थे? डच वैज्ञानिक। डच, डच क्या होता है नहीं पता होगा तो पोलैंड सुने, वर्तमान पोलैंड, हाँ पोलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। क्लियर हो गई बात नहीं? डच, अब आप गूगल में करोगे भैया तो मैप में डच नहीं दिखेगा, पोलैंड दिखेगा, तो पोलैंड से आप लोग समझ सकते हो गया इतना हिस्सा। आगे बढ़ते हैं इनका, क्योंकि अब ये खोज कर रहे हैं सूक्ष्मजीव का, यही सिलसिला खत्म नहीं होगा। थोड़ा सा आगे देखो। इन्होंने जब खोजा, जब देखा इसको, तो इन्होंने भैया बैक्टीरिया नहीं बोला उसको। क्या बोला इन्होंने? बैक्टीरिया नहीं बोला। इन्होंने जो देखा ये क्या यार बैक्टीरिया है, इसको नहीं बोला एनिमल क्यूल। क्या बोला देख? कैसा? एनिमल क्यूल। क्या बोलोगे? एनिमल क्यूल। क्या बोलोगे? क्योंकि जीव का अणु, जीव एक एनिमल, अणु क्यूल, तो एकदम छोटा मैंने क्यूल, इसमें बोला एनिमल क्यूल। तो इन्होंने क्या बोला? एनिमल क्यूल। तो फिर सर ये जीवाणु शब्द कहां से आया? ठीक हो गई बात ना? तो इन्होंने एनिमल क्यूल की खोज की, आपको समझाने के लिए जीवाणु बोला जा रहा है, तो उसको अब एक हिस्से में आगे बढ़ो। और यहाँ एक और नाम आपके लिए जुड़ जाएगा भैया, इन महान व्यक्ति का आपके सामने नाम जुड़ जाएगा। ये देखते हैं, 1676 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया को देखा, और उन्होंने उससे बैक्टीरिया नहीं कहा, उन्होंने क्या कहा? तो एनिमल क्यूल। क्या कहा? तो क्या कहा? तो हाँ याद रखने की बात। 1676 के बाद लगभग 200 साल बाद 1838, क्या बोलो भैया? 1838, लगभग 150 से 180 साल के आसपास, 1676 से 1838, बोलो वर्ष क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्या बोलोगे?
तो यहां आएंगे 1838 में आ जाएंगे जर्मन के प्रकृतिवादी क्रिश्चियन ग्राटफिड एहरनबर्ग। कौन आ जाएगा भैया? तो क्रिश्चियन ग्राटफिड एहरनबर्ग। सब भूल जाओ, बोलो एहरनबर्ग। क्या बोलोगे? एहरनबर्ग। एहरनबर्ग भैया जर्मनी। क्या बोलोगे? एहरनबर्ग जर्मनी। तो 1838 में जर्मनी के एहरनबर्ग, फिर से बोलो, उन्होंने इसे बैक्टीरिया कहा। तो बैक्टीरिया शब्द किसने दिया? तो एहरनबर्ग ने। तो ए से एहरन, ए फॉर एप्पल, ए से एहरन, बी से बैक्टीरिया। याद आएगा बात ना? हाँ याद रखना, बोला सब याद हो जाएगा। आ जाइए, एहरनबर्ग और बैक्टीरिया। ठीक हो गई बातें? ध्यान देखिए, जो भी ये बैक्टीरिया है, अब ये शब्द कहां से है? इनको ऐसे सो के उठे बोले ये जो दिख रहा है इसको मैं बैक्टीरिया बोलूंगा, ऐसा हुआ क्या? नहीं, इनको सो के उठे इनको बैक्टीरिया बोल दूंगा, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था मेरे दोस्त। सो के उठे बैक्टीरिया नहीं बोले, इन्होंने भाई डिक्शनरी खोजा। इस टाइप का, जिस टाइप का दिख रहा है, इस टाइप के लिए क्या शब्द लूं? तो इन्होंने डिक्शनरी खोजा, ग्रीक वर्ड वाला डिक्शनरी। कौन सा डिक्शनरी खोजा? तो ग्रीक वर्ड वाला डिक्शनरी। क्लियर हो गई बात ना? तो भैया ये एहरनबर्ग जी ने ग्रीक शब्द बैक्टीरिया देखा। क्या देखा? तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया। और ग्रीक में बैक्टीरिया शब्द का मतलब होता है, अर्थ होता है लिटिल स्टिक। क्या होता है भैया? लिटिल स्टिक। क्या होता है? लिटिल स्टिक। इसका मतलब जब ये सूक्ष्मदर्शी में देख रहे हैं एहरनबर्ग, सूक्ष्मदर्शी में उनको ऐसा भैया पेन जैसा कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है, एकदम छोटा सा है और रॉड के आकार का शेप है, स्टिक के आकार का चीज है। तो देखिए इस स्टिक की चीज के लिए मैं क्या बोलूंगा इसे? तो ग्रीक वाले डिक्शनरी से खोल करके देखना चालू करते हैं, तो एक लिटिल स्टिक को बोलना है क्या? तो बैक्टीरिया। क्या? बैक्टीरिया। मगर भैया अलग है, जर्मनी के हैं, तो ये ग्रीक वर्ड नहीं बोलेंगे। तो क्या बोले? बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे? बैक्टीरिया। क्या बोल दिया इन्होंने? बैक्टीरिया। इसीलिए भैया आपको बोलेंगे कि बैक्टीरिया शब्द सबसे पहली बार किसने प्रयोग किया? तो एहरनबर्ग। किसने? तो एहरनबर्ग। तो बोलो भैया ए फॉर एहरनबर्ग, बी फॉर बैक्टीरिया। हो गया इतना हिस्सा। बैक्टीरिया शब्द कहां से लिया गया है? ग्रीक वर्ड बैक्टीरिया से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है? तो लिटिल स्टिक। क्या होता है? लिटिल स्टिक। क्योंकि इन्होंने जिस बैक्टीरिया को देखा उसका आकार भी कैसा था? तो एक स्टिक की तरह था। किसके जैसा था? स्टिक की तरह ऐसा भैया आकार था। और भाई छोटा सा सूक्ष्म जीव में देख रहे हो आप लोग, सूक्ष्मदर्शी में, माइक्रोस्कोप में, तो छोटा ही होगा, लिटिल ही होगा। हाँ, एक उपयुक्त शब्द, क्योंकि पहले देखे गए बैक्टीरिया का आकार कैसा था भैया? छड़ जैसा। गया अगला क्वेश्चन, दुनिया में सबसे पहली बार देखा गया बैक्टीरिया का आकार कैसा था? कैसा था? कैसा था? हाँ, तो इन्होंने भी बैक्टीरिया शब्द कब गढ़ा? तो 1838 में। कब गढ़ा? तो जबकि बैक्टीरिया जिसको एनिमल क्यूल्स बोला, उसकी खोज किसने की? किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। किसने की? हाँ, इसलिए भैया सूक्ष्म जैविकी या माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन है? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्लियर हो गई बात ना? आइए आगे बढ़ते हैं। अभी लगातार पढ़ा रहा हूं, फिर लगातार पूछूंगा। जीव विज्ञान आप देख रहे हो, जीव विज्ञान का थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल कुछ हिस्सा, इसका डायमेंशन उसको हम समझते हैं। आइए, ठीक है, चलो ध्यान देना। जीव विज्ञान बायोलॉजी, इस शब्द का मतलब भी आपको पता चल गया। सब पूछूंगा जैसे आज शुरू से पढ़ाए वहां से। मौलिक जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान कितने से बांटा गया था भैया? मौलिक जीव विज्ञान और अनुप्रयोगिक जीव विज्ञान। किसमें किसे बांटा गया? तो मतलब एक तो मौलिक जीव विज्ञान जो नॉर्मल है, मूल है, मूल है ना, इसका मूल नॉर्मल जाना चाहिए, और एक अनुप्रयोग जिसको हम भैया नॉर्मली प्रयोग में ला सके, वो जीव विज्ञान। ठीक है, वे मौलिक जीव विज्ञान को बोलते हैं बेसिक बायोलॉजी, और उसको क्या बोलते हैं भैया? तो अप्लाइड बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? अप्लाइड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी कितने से बांटा गया है? तो दो। पहला क्या है? बेसिक बायोलॉजी। दूसरा क्या है? तो अप्लाइड बायोलॉजी। पहला क्या है? दूसरा क्या है? पहला क्या है? दूसरा क्या है? अब बेसिक समझो। बेसिक के अंतर्गत हमने देखा पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा? वो वनस्पति विज्ञान। सर जीव जंतु का अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा भैया? प्राणी विज्ञान या जूलॉजी। सर हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा? सर वो सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी। ये तो हम नॉर्मली पढ़े बेसिक चीज कि होते क्या है, कैसे चीजें हैं ये। मगर जब इनको ही पढ़ करके अब हम भैया अप्लाइड करने लगेंगे अपने बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, तो बनेगा क्या? अप्लाइड बायोलॉजी। जैसे आपने
पेड़ पौधों को पढ़ा और उससे सीख करके एक नए प्रकार का पौधा बना दिया जिससे भी उसमें फफूंद ना लग रहा हो, कीड़ा ना लग रहा हो। क्लियर हुई बात ना? तो क्या हो गया भैया? कृषि विज्ञान एग्रोनॉमी। क्या हो गया? कृषि विज्ञान एग्रोनॉमी। ये क्या है? अप्लाइड किया आपने उनके पढ़ करके उस नॉलेज का प्रैक्टिकल कोई एप्लीकेशन लागू कर दिया। क्लियर हुई बात? इसलिए अनुप्रयोग बोल रहा है, अनुप्रयोग। आपने प्रयोग किया, आपने ये पढ़ा वनस्पति, अपने पढ़ा जीव जंतु। इस किस वनस्पति के किस हिस्से को खिलाने से बुखार नहीं होगा, किसको पीने से भैया सर्दी नहीं होगा, जुकाम नहीं होगा, तो सब किस में आ गया भैया? चिकित्सा शास्त्र। अप्लाइड कर दिया कि नहीं आपने नॉलेज को? यस, इसलिए अनुप्रयोगिक विज्ञान है ये। क्योंकि ब्रांच पूछेगा, क्वेश्चन एग्जाम सर्च करा जाता है, पूछ ले तो भैया अप्लाइड बायोलॉजी कौन है, पढ़ा तो आसान लग रहा है, नहीं पढ़ा तो एग्जाम आता ना अप्लाइड बायोलॉजी कौन है, और ये सब दिए रहता है, तो अब इसमें से ऑप्शन लेके जाते हैं। अभी जूलॉजी लग जाते हैं क्योंकि आप जूलॉजी बॉटनी ज्यादा सुनते हैं, ये सब मारते ही नहीं आप लोग। फिर बता रहा हूँ है ना, इसलिए ध्यान रखना, बहुत गहरा है ये सब चीज। पढ़ने के बाद पता नहीं चलता, पढ़ने से पहले का क्वेश्चन आता तो बहुत खतरनाक लगता है ये सब चीज। इसलिए भी अगला कौन आ रहा है? तो पशु चिकित्सा विज्ञान। अभी हम जो पेड़ पौधा पढ़े, जीव जंतु पढ़े, इससे हम क्या कर रहे हैं? तो पशु चिकित्सा विज्ञान हमने बना लिया है कि नहीं ये बात? और लास्ट हम क्या देख रहे हैं? तो औषधि विज्ञान या फार्माकोलॉजी। ये सब चीजें क्या उसकी? तो अनुप्रयोगिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? तो पूछ रहा हूं मैं, वनस्पति विज्ञान कैसा विज्ञान है? बेसिक बायोलॉजी। जूलॉजी बेसिक बायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी हाँ, बॉटनी बेसिक बायोलॉजी। एग्रोनॉमी, मेडिसिन, वेटरनरी साइंस, फार्माकोलॉजी। हाँ, क्लियर कोई बात नहीं है? यस, आइए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से भाई आपको जीव विज्ञान का बेसिक नॉलेज हो गया। अब जो इसका पूरा सिलेबस होता है, हालांकि आपके हिसाब से बहुत छोटा सिलेबस है, तो हम उसको काट छाट के पढ़ाएंगे, और एक नॉर्मली बेसिक बायोलॉजी में आपको क्या क्या पता होना चाहिए थोड़ा उसको देखते हैं। ठीक हो गई बात ना? क्या क्या समाहित होता है सिलेबस में? तो पहला क्या होना चाहिए समाहित? तो पोषण। ध्यान समझो, बहुत लॉजिकल है। पोषण सर, आप क्या खा रहे हो, पी रहे हो, जिससे आपका शरीर पोषित हो रहा है, आपको जिंदा रखा हुआ है, सबसे पहला हिस्सा क्या है? तो पोषण। क्या है पहला हिस्सा? पोषण। उसको इंग्लिश बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। इसमें भैया मैक्रो न्यूट्रिएंट्स सब पढ़ेंगे, है ना? हाँ, क्या की रोशनी कम हो रही है, विटामिन ए, रेटिनॉल सब पढ़ते हैं ना बच्चा वाला, हाँ, वो यहीं से आता है, पोषण से। फिर जब खा लिए तो खाने में उसका क्या होगा? तो पाचन होना। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछूंगा तो सर चकरा जाएगा आपका। बताओ पाचन किसे कहते हैं? चलो बताओ। बेसिक जी, व्हाट इज डाइजेशन? सोचिए कितना सिंपल चीज है। आगे व्हाट इज डाइजेशन, और भाई 4 ऑप्शन दे और आपको पढ़ने में समझ ही ना है, सब एक जैसा लगे, कैसे करोगे? समझ आ रहा है बात ना? इसका मतलब समझिए इस बात को कि एग्जाम हमारा छूटता है क्योंकि हम जीरो से नहीं पढ़ते, इसलिए छूटता है। ठीक है, आइए। तो पाचन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है? तो एक सिंपल सा परिभाषा बताओ, फिर इसको और अच्छे से हम बात करेंगे। भोजन के बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना ही क्या है? पाचन है। जैसे आप खा रहे हैं प्रोटीन, क्या खाया आपने? प्रोटीन। अरे बोलो जोर से, आप क्या खा रहे हो खाने में? मुख्य रूप से आप 3 चीज खाते हो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। क्या खाते हो? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। क्लियर हो गई बात? प्रोटीन खाए तो प्रोटीन बड़ा अणु है। क्या है भैया? बड़ा अणु है, कॉम्प्लेक्स अणु है, जटिल अणु है। ठीक हो गई बात? आपने जब मुंह में खाया तो पाचन प्रारंभ कहां से होता है? तो क्वेश्चन क्या है? मुंह से ही चालू हो जाता है, क्योंकि इस बड़े रोटी के टुकड़े आप छोटे छोटे तोड़ना चालू कर दिए और उसमें लार मिलके मुंह से ही पाचन करने लगता है, स्टार्च का। ठीक हो गई बात ना? ठीक है, तो पाचन मुंह से चालू हो जाता है। पाचन में जो प्रोटीन है, तो सर प्रोटीन पाचन बोला आपने, प्रोटीन का हम पाचन पकड़ते हैं। चलो थोड़ा समझा देते हैं यहीं पर, फिलहाल तो टॉपिक समझाएंगे ही, फिलहाल यहाँ हल्का हल्का बताते हैं। थोड़ा थोड़ा देखो सर, हम प्रोटीन का पाचन हम करने जा रहे हैं। किसका पाचन करने जा रहे हैं? प्रोटीन। तो जब प्रोटीन का पाचन होगा तो वह टूट कर क्या होगा भैया? तो टूट कर अपने सबसे छोटे अणु अमीनो अम्ल में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? अमीनो अम्ल में। किसमें बदल जाएगा? अमीनो अम्ल। एमिनो एसिड। किसमें बदल जाएगा? एमिनो एसिड। तो यस, ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा जा चुका है। प्रोटीन के पाचन से क्या मिलता है? ऑप्शन ए कुछ और, बी एमिनो एसिड, ऐसे करके आपको दे देगा। क्लियर हो गई बात ना? और लगता है आदमी को प्रोटीन पाउडर खाया था, मसल्स बन गया था, बॉडी खाते हैं भैया जिम जाने वाले, प्रोटीन पाउडर लेकर जिम बॉडी, तो लगता है ऊपर ऑप्शन है भैया मसल्स, आदमी मार कहता है मसल्स। तो प्रोटीन के पाचन से प्रोटीन किसमें बदल जाता है? अमीनो अम्ल में। अब आप थोड़ा दिखाता हूं कि प्रोटीन होता कैसा है, थोड़ा उसको समझो। सर ये क्या है? एक तो
प्रोटीन है। क्या ये? प्रोटीन। और जब इसका पाचन होगा तो इसके जितने भैया जुड़े हुए हैं, तो देखिए एक होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग? एकलक। क्या बोलते हैं हम लोग? एक होता है तो एकलक। क्या बोलते हैं? एकलक। बोलते हैं मोनोमर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में भैया? मोनोमर। जब बहुत सारा हो, बहुलक। क्या बोलते हैं हम लोग? तो बहुलक। क्या होता है भैया? तो पॉलीमर। क्या होता है इंग्लिश में? पॉलीमर। यहां बताओ, ये जो सिंगल एक गोला है ये है बेटा अमीनो एसिड। तो ये सिंगल एक अमीनो एसिड है, तो ये हो गया अमीनो एसिड। क्या हो गया भैया? एकलक। तो एग्जाम क्वेश्चन ऐसे घुमा पूछ लेते हैं कि प्रोटीन का मोनोमर क्या है। अब आप मोनोमर सोचने लगे, क्या पूछ लिया भैया? रॉकेट साइंस। एकलक का क्या है सर? सिंपल सा प्रश्न। प्रोटीन का एकलक क्या है? अमीनो अम्ल। प्रोटीन के पाचन से होगा क्या? तो जो इतना सारा पॉलीमर बन गया है, ऐसी बहुत सारा अमीनो अम्ल मिलकर के ये एक सिंगल एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल है। ये इतना बड़ा एक मॉलिक्यूल है, इसलिए भोजन के बड़े मॉलिक्यूल को भोजन किसमें तोड़ना? तो छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना। तो प्रोटीन किस मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है? तो अमीनो अम्ल से। किससे मिलकर बनता है? अमीनो अम्ल से। तो प्रोटीन का जब भी पाचन होगा तो प्रोटीन किसमें टूट जाएगा? अमीनो अम्ल में। क्योंकि हमारा बॉडी जो आप प्रोटीन खा रहे हो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, सिंथेसाइज नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता, इसलिए उसका पाचन होकर के अमीनो अम्ल जब बनता है तो हमारी आंतों में, थोड़ा समझाता हूं, आपको लगा ऐसा काम होता है? हाँ, आपकी जो आंत है इसके अंदर उंगली जैसी संरचना है बेटा। इस उंगली संरचना के अंदर ब्लड कैपिलरी है बेटा, और इसके अंदर पूरा ब्लड वेसल, जिसमें पूरा भैया जाएगा ये पूरा ब्लड वेसल। यहां से भैया जब अमीनो अम्ल बन जाएगा तो इस अमीनो अम्ल को ये उंगली जैसी संरचना खींच करके ब्लड वेसल में डालेगी। ये ब्लड वेसल पहुंच जाएगा हार्ट तक, फिर हार्ट इसको ढकेल के शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाता है। समझा गया बात ना? इस तरीके से जो आप प्रोटीन खाते हो शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है। इसलिए आप कैसे टेढ़े पचके हो क्या? नहीं, एक बराबर है ना हाथ पैर, एक तरीके बराबर ना, क्योंकि शरीर के हर हिस्से तक, हर एक कोशिका तक ब्लड पहुंचता है लेकर के क्या? अमीनो अम्ल। और आपका पूरा मसल शरीर का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। इसलिए प्रोटीन, जिम जाने क्या कहते हैं? प्रोटीन पाउडर। ताकि जब मैं ऐसा जिम करूंगा यहाँ का मसल टूट जाएगा तो जब जाकर नया प्रोटीन जुड़ेगा तो वही असर करके बॉडी बनता जाएगा। क्लियर हो गई बात ना? तो क्वेश्चन देखिए कितना सारा चीज है कि प्रोटीन का पाचन होता है तो हमें क्या मिलता है? तो अमीनो एसिड। क्या मिलता है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या है? तो मोनोमर है। प्रोटीन एक क्या है? तो पॉलीमर है। ये एग्जाम बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रोटीन क्या है? मोनोमर, पॉलीमर से क्वेश्चन आया था। लोग भैया समझिए क्या बोलना चाह रहा है। तो प्रोटीन क्या है? एक तो भैया तो पॉलीमर है। क्या है? पॉलीमर। हाँ, वैसे जिस भी चीज का आप खाओगे उसको भैया उसका सिंगल एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना ही क्या है? पाचन है। तो आज का देखना पाचन, व्हाट इज पाचन, व्हाट इज डाइजेशन। कोई पूछे क्या बोलोगे? भोजन के जटिल अणुओं का उसके सिंपल अणुओं में टूटना ही क्या है? तो पाचन है। बताओ व्हाट इज डाइजेशन? तो भोजन के जटिल, बड़े नहीं बोला, जटिल अणुओं का उनके सिंपल अणुओं में टूटना ही क्या है? पाचन। तो फिर से बोलो, जितना बोलो उतना लंबे समय तक याद रहेगा, अपने बच्चों को बता पाओगे। बोलो जोर से। सिंपल, सिंपल, छोटे नहीं, सिंपल, बड़ा छोटा नहीं बोलना है, जटिल और सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल, है ना? तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होना। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग समझ गए सर, जो हम खाए थे उसका पाचन होगा, फिर वो हमको मिलेगा ब्लड में, फिर ब्लड में भैया चल जाएगा हार्ट के पास, हार्ट उसको लेकर शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाएगा, इसलिए हम हार्ट पढ़ते हैं। हार्ट से भैया जो हमारे पूरे शरीर की संरचना को खड़ा रखा है वो भैया कौन है? तो कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र हटा दूं तो आप मांस के लुगदी के जैसा हो जाओगे, जैसे थैला। समझा गई बात? जैसे गोबर होता शरीर, सड़क पे गोबर, वैसा हो जाएगा हमारा शरीर। ठीक है? अगर हड्डी निकाल दूं तो हाँ दिखाऊंगा भी, कैसे दिखेंगे देखना, अभी फोटो दिखाऊंगा। उसके बाद भैया अगर आपका जो ऑक्सीजन लेके जा रहा है, मैंने ब्लड लेके जा रहा है सब जगह तक, क्या आपका मिनरल्स वगैरह, तो उस ब्लड में हमारे सेल में, अब देखो चला गया अमीनो अम्ल, यही काम खत्म नहीं हो, बहुत अच्छे समझो, मैं जी फील करूंगा शरीर के अंदर काम कैसे चलता है। खाना खिला दिया, उसको पाचन कर दिया, अब प्रोटीन का अमीनो अम्ल बन गया ना, हाथ से खींच लिया ब्लड वेसल ने, अब वो अमीनो अम्ल लेके ब्लड पहुंच रहा है। अब थोड़ा ध्यान समझना, एक क्योंकि थोड़ा साइंस रहेगा, कहाँ गया साइंस यहीं पे। ये ब्लड वेसल आया, ये एक तो सेल या कोशिका को भैया इसने क्या दे दिया? तो अमीनो अम्ल। क्या दे दिया? तो अमीनो अम्ल। अब ये अमीनो अम्ल हमारे शरीर के लिए भैया उपदायक नहीं है कि अमीनो अम्ल आ गया भैया लो शरीर बन गया, नहीं। अब यहाँ जो हमारी सेल या कोशिका है वो ऊर्जा का निर्माण करी। किसका निर्माण करती है? ऊर्जा का। क्योंकि मैं इतना बोल रहा हूँ, मुझे एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। इसलिए तो भाई हम खाना खाता हूँ, पानी पीता हूँ, अगर खाना पानी छीन लिया जाए तो भाई आपको एनर्जी रहेगा क्या बॉडी में? नहीं।
मगर जैसे आप जब गैस चूल्हा बनाते हो तो आप कढ़ाई चढ़ा दिए, सब सामान डाल दिए, गैस जलाए, और मैंने पूरी दुनिया का अगर ऑक्सीजन गायब कर लिया तो क्या आप खाना बना पाओगे? क्योंकि आग को जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। द सेम थिंग, अमीनो अम्ल से ऊर्जा बनाने के लिए, अमीनो अम्ल से क्या बनाने के लिए? एनर्जी बनाने के लिए इसी सेल के अंदर ब्लड को और क्या लेके आना होगा? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कौन देगा भैया इसमें? तो ब्लड। अब देखो ऑक्सीजन जलता है, आप जलाए भैया किसी लकड़ी को, आग लगा दिए, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन जल रहा है। क्या जलता है? कोई भी चीज क्या है? कार्बन। प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो क्या बन जाता है? धुआं निकलता है तो CO2। अच्छे से नहीं जल पाया तो CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। एग्जैक्टली द सेम थिंग, आप जो प्रोटीन खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, सब में कार्बन वार्बन आपको देखने मिलेगा भैया। तो जो कार्बन आएगा सर इसमें कार्बन, और ब्लड भी, ऑक्सीजन भी आ गया, तो हर सेल के अंदर भी क्या बनेगा? CO2। इसलिए हम जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो क्या निकलता है? CO2। तो CO2 बनता किसके अंदर है? सेल के अंदर। और सेल इस ऑक्सीजन की उपस्थिति में इस अमीनो अम्ल को वैसे ही एग्जैक्टली खाना की तरह जलाता है और उससे ऊर्जा निकलती है। जैसे आग लगाओगे तो क्या निकलेगा? हीट ऊर्जा निकलता है कि नहीं निकलता? हीट ऊर्जा। एग्जैक्टली द सेम थिंग, यहाँ भी भैया एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी से हमारा शरीर क्या होता है? चलता है। ठीक हो गई बात ना? हम आगे पढ़ेंगे कि प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिलती है, वसा से कितनी मिलती है। ठीक हो गई बात ना? ठीक है, वो ऊर्जा मिलेगी तब भैया हमारा क्या होगा? पूरा शरीर चलेगा। अब हो गया हिस्सा। अब जो भैया हम मल बच गया, जब लकड़ी जलाए राखड़ा बच गया, एग्जैक्टली द सेम थिंग सर, ऊर्जा मिल गई, शरीर में भैया एनर्जी आ गई। प्रतीक सर आपको पढ़ा रहे हैं, आप बैठ के पढ़ो, एनर्जी काम हो गया। ठीक है, मगर सब जो बच गया, तो जो आंतों में बच गया सॉलिड चीज, वो तो मल के रूप में निकल गया। मगर जो लिक्विड फॉर्म में बच गया, इस सेल के अंदर बच गया, उसको हम पसीने के माध्यम में निकालते हैं, मूत्र के माध्यम से निकालते हैं, और अन्य माध्यम से उसका त्याग करते हैं। समझ आ गई बात नहीं है? यस। और बचा जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड, वो हम किससे निकाल रहे हैं भैया? फेफड़े के माध्यम से बाहर। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लेगा ब्लड हमारा, और फिर अपन चिपका करके जो है भैया लेके जाए कहां तक? फेफड़े तक। फेफड़ा फिर उसको उसमें खींच लेगा, ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेगा, उसको क्या कर देगा? सांस हम बाहर छोड़ेंगे तो बाहर, और फिर अंदर लेंगे क्या? ऑक्सीजन। तो ऐसे ऑक्सीजन जाएगा, उसको जलाएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालेगा। ये है रियल मायने में आपके शरीर में ऑक्सीजन और किसका जाना भैया? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। अब इसी से क्वेश्चन बन जाता है, व्हाट इज, अब देखो मैं पूछूंगा तो भैया देखिए कितने मार्क्स देते हैं। व्हाट इज रेस्पिरेशन और व्हाट इज ब्रीदिंग? रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में बताइए, दोनों सेम चीज है कि अलग अलग चीज है? पहले तो ये बताओ, अलग अलग चीज है। तो बताओ भैया, रेस्पिरेशन में क्या होता है और ब्रीदिंग में क्या होता है? नहीं, सांस लेना छोड़ना रेस्पिरेशन। ठीक है, गलत जवाब। और कोशिश करो, कोशिश करो, गलत होने का दिक्कत नहीं, तभी तो याद रख लंबे समय। हाँ बोलिए। नहीं, पहला सही और दूसरा फिर गलत। सर, अब सर बताते हैं, ध्यान सुनो। सर, ऑक्सीजन को अंदर खींचना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना इज ब्रीदिंग। हिंदी में श्वासोच्छवास। क्या बोला भैया मैं? श्वासोच्छवास, श्वासोच्छवास। फिलहाल ब्रीदिंग याद रखो, श्वासोच्छवास बोलूंगे इतना हिंदी तो चक्री आ जाओगे। समझ में आ गया बात? तो गैसों का एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज नोन एज ब्रीदिंग। समझ में आ गया? सिंपल सा एक तो चीज, ऑक्सीजन हमने लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, ये क्या है? ब्रीदिंग। मगर सर जो पूरा कहानी सुनाए, भोजन के अणुओं के पाचन के बाद एनर्जी का बनना, तो वो ऊर्जा का निर्माण रेस्पिरेशन है। क्या है? रेस्पिरेशन। क्योंकि ऑक्सीजन लेके कर क्या रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के कर क्या रहा है? तो ऑक्सीजन लेकर के जलाएगा, पकाएगा, एनर्जी लेकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करेगा। तो जो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ जिससे आपका शरीर चल रहा है, दैट इज रेस्पिरेशन। इसीलिए तो जब मैं आपका भैया रेस्पिरेशन बंद कर दूं, नाक और मुंह बंद कर दूं, ऑक्सीजन अंदर जाएगा नहीं, जब खाए हुए भोजन का पाचन होगा नहीं, एनर्जी बनेगा नहीं, तो एनर्जी के बिना शरीर क्या होगा? मर जाएगा। सेल्स मर जाएंगे, सेल मरेगा तो अंग मरेंगे, अंग मरेगा तो बॉडी मरेगा। और आपका नाक मुंह बंद कर दबा देने से क्या हो जाता है? आदमी डेथ। क्या हो जाता है? डेड। क्योंकि आपने क्या काट दिया भैया? उसका रेस्पिरेशन रोक दिया। क्या रोक दिया? रेस्पिरेशन। आपने ब्रीदिंग रोका, ब्रीदिंग की वजह से रेस्पिरेशन रुका, रेस्पिरेशन की वजह से भैया एनर्जी रुका, एनर्जी का शरीर क्या हो गया? डेड। समझ में आ गई बात? हाँ। अब ये सेल सर जो इतना सारा ले रहा है, अमीनो अम्ल ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, खाना बना के एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, ये कितना बड़ा होता है सर सेल?
तो आप बताता हूँ, एक सुई लेकर इसके अंदर चुभा दूं, यहाँ पे तो छेद होगा ना जो आपको वहां से दिखेगा भी नहीं, उसके अंदर 10 करोड़ से भी ज्यादा सेल होते हैं। उस एक सुई के छेद के अंदर इतना छोटा एक सेल होता है। अब जब सेल बने तो उस छोटे सेल के अंदर फिर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, केंद्रक होगा, न्यूक्लियस होगा, उसके केंद्रक न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए होगा। ओ माय गॉड, फिर सेल विभाजन होगा तो बच्चे बनेंगे, मतलब शरीर ऐसे बन रहा है, यहाँ कटा तो घाव भर रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है। ये तो बहुत खतरनाक चीज है बायोलॉजी, समझ में? हमारा शरीर अद्भुत भैया बनाया है प्रकृति ने, अद्भुत। ऐसा संरचना आज तक दुनिया में न बना है ना बनेगा। इतनी छोटी मशीन सोचिए, एक सेल जिससे हमारा पूरा शरीर बना है। तो ये से अगला क्वेश्चन आ गया कि पूरे शरीर की मूल इकाई क्या होती है? सेल या कोशिका। क्या होती है? सेल या कोशिका। पेड़ पौधों में प्लांट सेल, एनिमल में एनिमल सेल। हाँ आइए, इसलिए भैया यहाँ से फेफड़ा आपने देखा, उसके बाद हाँ उसका भी हो गया आपका। अब जो आप खाए थे लिक्विड उसको निकालना है, तो गैस तो निकल गया फेफड़े से, जो उसका भैया पानी वगैरह निकालना है, जो है वेस्ट है, वो कहाँ से निकलेगा भैया आपके लिए? किडनी के द्वारा फिल्टर होगा, ब्लड लाएगा, ब्लड से छान के जो शुद्धियाँ निकाल लेगा वो, और निकाल के भैया मूत्र के माध्यम से क्या कर देगा? बाहर। तो इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं? उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जित हो जाना, पसीना उत्सर्जन होना, मूत्र का उत्सर्जन होना, या एक्सक्रीटरी, शरीर से एग्जिट होना, एक्सक्रीटरी सिस्टम। शरीर से क्या होना है? एग्जिट होना क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। हो गया हिस्सा, ठीक है सर। ये सिलेबस, अब सिलेबस समझ रहे हो सभी आप? आज तो बायोलॉजी पढ़े ही नहीं हम लोग। फिर सर ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर भैया आपके शरीर में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? जैसे कभी मुझे गुस्सा आ जाता है, कभी मुझे किसी देख के प्यार आ जाता है, कभी ममता आ जाता है, आखिर वो कैसे रहे? तो बोलते हैं लव इज नथिंग बट एन केमिकल रिएक्शन। पढ़ा लिखा आदमी क्या बोलता है? लव इज नथिंग बट अ केमिकल रिएक्शन। किसी को देख के अरे यार ऐसा फील क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जब छोटे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे से स्पर्म से एग से मिलकर जब इतने बड़े बन गए घोड़े, तो इस पूरे समय में आपने याददाश्त का एक पिटोरा अपने दिमाग में रख लिया। वो पिटोरा डिसाइड कर लिया कि मेरी पसंद किस कैटेगरी की होगी, पतली, लंबी, छोटी, मोटी, पतला, जैसा भी। तो जिस तरीके जैसी आप वैसी आकृति देखते हो, वैसी पर्सनालिटी देखते हो, तो दिमाग से एक हार्मोन निकलता है, टुक, ऐसा करके दिमाग से हार्मोन निकलेगा, टुक। वो जो हार्मोन निकलेगा वही आपको दिलाएगा प्यार हो गया मेरे को, ऐसा करके। हाँ हाँ, वो केमिकल रिएक्शन आपको यह बोल रहा है कि प्यार हो गया, कोई प्यार नहीं हुआ। वैसे एग्जैक्टली सेम थिंग, गुस्सा आना, चिल्लाना, चीखना, एंग्री, उदासी, सब केमिकल रिएक्शन है। सुना गया बात ना? सब दिमाग से निकलता है। ऐसा कि आपको प्यार से, हार्मोन की वजह से आपको प्यार हो रहा है, और अभी प्यार और नथिंग बट ना केमिकल रिएक्शन। अगर यकीन नहीं तो चलो भैया मेरा बात मत मानो, सर आप कुछ भी फेंकते हो, गूगल भैया को हम आपसे ज्यादा मानते हैं। चलो गूगल से आपको दिखा रहा हूं, मैं कुछ नहीं लिखूंगा, सीधा मैं आपके सामने लिख रहा हूं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो देखो, लव हार्मोन, क्या लिख रहा हूं भैया मैं? लव हार्मोन। तो क्या आ गया भाई नाम ऑप्शन? तो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन इज ए हार्मोन जब हमारे शरीर में पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट करता है और निकलता है भाई दिमाग के हिस्से से, तो हमको ऐसे फील होता है प्यार। माँ जब अपने बच्चे को पहले पकड़ती है तो उसको दिमाग से ऑक्सीटोसिन निकलता है, वो स्तन के प्रोलैक्टिन हार्मोन को बढ़ाता है, जिस स्तन में दूध बनना चालू हो जाता है, और माँ को अपने बच्चे को ममता आता है, तो ममता आना ऑक्सीटोसिन हार्मोन, प्यार आना ऑक्सीटोसिन हार्मोन, पार्टनर को देख करके फील होना प्यार, ऑक्सीटोसिन। सब केमिकल रिएक्शन है, कुछ नहीं है प्यार, इश्क, मोहब्बत, गुस्सा, उससे कुछ नहीं, सब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तुम्हारे साथ। हाँ, तुमको पता भी नहीं है कि बायोलॉजी कैसे खेल रहा है। इसलिए क्या बोलते हैं भैया, देखिए कि आपकी और उसकी केमिस्ट्री अच्छी है। क्या चाहिए? केमिस्ट्री, क्योंकि यहाँ केमिकल है। देखो मैं गलत लिखा भाई, केमिकल, लव हार्मोन, ऑक्सीटोसिन। तो अगला क्वेश्चन एक और बन गया आपके लिए कि किस हार्मोन को लव हार्मोन बोलते हैं? क्या बोलोगे? ममता हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। हाँ, तो oxytocin, often called the love hormone, is a neuropeptide that plays a significant role in social bonding, trust and romantic attachment। सब यही करवा रहा भैया ये केमिकल रिएक्शन। सुना गया बात ना? इसलिए प्यार और चक्कर मत पड़ना, नहीं तो केमिकल रिएक्शन बढ़ के रह जाओगे। चलो फिलहाल तो उसका हिस्सा आएगा, हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल वापस यहाँ आते हैं, ठीक है सर। और आपको लिखने की झंझट नहीं है, क्योंकि जितना मैं पढ़ाया हूँ अभी ये सब इस पीडीएफ में है, और ये पीडीएफ आपको मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप बनने के बाद। आपको जब ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, आपको उसमें पीडीएफ जाएगा। घर में जाके बैठ के फिर आराम से लिखना होगा लिखो, पढ़ना होगा पढ़ो, रिवीजन करना होगा करो। यहाँ बस याद कर खत्म करो, ताकि मेरे को ये ना लगे कि यहाँ पे छूट गया आपका। तो वैसे शरीर के बहुत सारी चीज निकलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि, ये बात नहीं होगा, बहिर्स्रावी ग्रंथि, तो जो ब्लड के अंदर सीधा अपना रस डाल दे, रस जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक रस था, तो रस जो रस ब्लड के अंदर डाल दे वो कहलाएगी अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या कहलाएगी? अंतःस्रावी ग्रंथि। जो रक्त के बाहर डाले, मतलब उसका खुद का नली हो, जैसे मेरी खुद की नली है, मान लो भैया यहाँ से मुझे आप तक से पहुंचाना भैया गन्ना जूस,
तो यहाँ से एक नली है जो आपके मुंह तक गई हुई, मैं ऐसे डाला गन्ना जूस, आपके मुंह में चली गई गन्ना जूस। तो मेरे पास अपनी खुद की वेसल है, नलिका है, इसके माध्यम से मैं अपना रस आप तक पहुंचा रहा हूँ, तो होगा बहिर्स्रावी। क्या होगा ये? बहिर्स्रावी। मान मेरे पास अपनी खुद की नलिका नहीं है, वेसल नहीं है, तो ब्लड वेसल, दूसरा ब्लड का वेसल जो है उसमें अपना रस डाल रहा हूँ, ब्लड के अंदर डाल रहा हूँ, इसलिए क्या कहलाएगा? अंतरस्रावी ग्रंथि। इसलिए ग्रंथि दो होती है, अंतरस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन सिस्टम एंड एक्सोक्राइन सिस्टम, अंतरस्रावी ग्रंथि और बहिर्स्रावी ग्रंथि। हो गया इतना हिस्सा? ठीक है। इसके ऊपर हार्मोन पहुंचेगा ना आपके शरीर तक तो फील होगा, वो आ कैसे माध्यम से, वो बात हो रहा है। अगला हो गया भैया तंत्रिका तर नर्वस सिस्टम, आपका दिमाग पूरा नर्वस न्यूरॉन्स कैसे काम करते हैं, जिसमें पूरा चिल्ला चिल्ला के बोलोगे लंबे समय याद रहेगा, तो न्यूरॉन्स कैसे काम करता है ये सब हम किसमें देखेंगे भैया? तो तंत्रिका तंत्र में, जिसमें हम दिमाग के बारे में पढ़ेंगे। अगला भैया आप जिससे बने हैं, पूरी दुनिया जिससे बने वो कौन है? तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किससे बना भैया? तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम। या हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे उनको कि आज जितने सारे आईवीएफ सेंटर की संख्या बढ़ रही है, हमारे शरीर में सारे से क्या कमी है जो हमारे, क्योंकि एज होते जाता है, तो मेडिकल में 30 साल की एज की लड़की को या 30 साल की एज के बाद की लड़कियों को एल्डर मदर कहा जाता है। मेडिकल खुद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एल्डर मदर। मतलब भैया पोस्ट मदर, मतलब अब माँ बनने वाली क्षमता इसकी कम होने लगेगी। क्या होने लगेगी? कम। ठीक हो गई बात ना? हाँ। इस मतलब ऐसा क्यों होता है सर? क्यों सर आजकल आईवीएफ सेंटर बढ़ते जा रही है, हम लोगों में प्रजनन क्षमता, हाँ रिपोर्ट आ चुका है कि आने वाले भविष्य में हम सब की प्रजनन क्षमता कम होती जाएगी, हमारी पीढ़ी की और कम, उनकी 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 पीढ़ी की और कम। क्लियर हो गई बात ना? हाँ। इस तरह से एक समय आ जाएगा जब इस धरती पर पैदा होने वाला मनुष्य लड़का और लड़की पैदा करने, बच्चा पैदा करने के लायक ही नहीं रह जाएंगे। ये बात पता चल गया भैया, रिपोर्ट किसको पता चल गया? तो एलन मस्क को। इसको वैसे ट्यूब बना रहा है जहाँ बच्चा पैदा करेगा। अब आपके बच्चे आने वाले समय में भविष्य में 200, 300, 500 साल के बाद किसे पैदा होंगे? ऐसे टंकी के अंदर। ठीक हो गई बात? बायोलॉजिकल ट्यूब्स के अंदर। ठीक है, हाँ। तो ये सब हमारे साथ होने वाला है, याद रखो, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। बायोलॉजी तो सब जानना ही चाहिए, मगर आप बताऊंगा कि बच कैसे सकते हैं, अपनी प्रजनन क्षमता को बचा कैसे रख सकते हैं, बांझपन को कैसे रोक सकते हैं, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। स्टरलिटी को आप कैसे रोकेंगे। अगला है कोशिका, जब जो मैंने सेल बोला, सेल जो छोटा बोला कि एक छेद करूंगा 1 करोड़ सेल मिलेगा, वो 1 करोड़ सेल में एक सेल ऐसा दिखता है इसके अंदर फिर इतना सारा चीज है। उसके बाद ये न्यूक्लियस सबसे बड़ा हिस्सा, न्यूक्लियस के चारों तरफ आपको दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस के अंदर दिख रहा है आपको भैया, न्यूक्लियस के अंदर केंद्रिका, उसके अंदर डीएनए है। तो आपको जो डीएनए है ना वो इस सेल के अंदर के न्यूक्लियस के अंदर में, समझ आ गया बात ना? हाँ। तो कोशिका जो कि हम पढ़ेंगे इसी सेल से मिलकर हमारा पूरे शरीर बराबर, किसी एक सेल से नहीं। मेरा दिल अलग तरीके का काम करता है तो उसका अलग सेल है, मेरी किडनी अलग काम करती है उसका अलग सेल है, मेरा लीवर अलग काम करता है उसका अलग सेल है, स्किन अलग काम करती है स्किन का अलग सेल है, हर दिमाग अलग काम करता है अलग सेल है। इसलिए दिमाग का जो सेल है उसके में रिपेयर फैसिलिटी सबसे कम है, अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाता है, अपने आप को गुणन नहीं कर पाता, अपने आप को निर्माण नहीं कर पाता है। इसीलिए तो मेरे लाडले पूरी दुनिया में आज तक हेलमेट केवल किसके लिए बनाया गया? सर के लिए, क्योंकि अगर सर में चोट लगा तो अपने आप को रिपेयर नहीं कर सकते। जबकि आपका लीवर है तो काट दो लीवर का 30% हिस्सा, काट दो चाकू से, और हेल्दी आप हो तो फिर से नया लीवर बना देगा वो। हाँ, स्पाइडरमैन के भैया जो है ना, क्या छिपकली इसका पूछ करता है फिर से आ जाता है, छिपकली वैसे एग्जैक्टली सेम लीवर है हमारा। क्लियर हो गई बात है? लीवर में सबसे ज्यादा क्या है? रीजनरेटिव पावर, और ब्रेन में सबसे कम। तो अगला फिर 2 क्वेश्चन आ गया बायोलॉजी का कि मानव शरीर में सर्वाधिक रीजनरेटिव पावर, पुनरुद्भूदन क्षमता किसकी है भैया? तो लीवर की। सबसे कम किसकी है? तो ब्रेन की। क्लियर हो गई बात ना? हाँ। मानव शरीर का सबसे छोटा सेल आ जाते हैं, सबसे क्वेश्चन बताते जा रहा हूं। सबसे छोटा सेल कौन सा है? स्पर्म। सबसे बड़ा सेल एग, फीमेल का एग सबसे बड़ा, और लड़के का भैया स्पर्म सबसे छोटा सेल। क्लियर हो गई बात ना? और देखो ये भी देखो ज्यादा चमत्कार कैसे भगवान कैसे बनाया है कि भैया जब एक स्पर्म आके मिल रहे हैं, एक एग मिल रहे हैं, तो कितने सेल हो गए भैया? कितने सेल हो गए? 1। क्योंकि यहां जो सेल आते हैं 1 और 1 2 है, मगर इनके अंदर गुणसूत्र आधे और आधे होते हैं, 23 और 23 होते हैं। हमारे शरीर में सबका 46 है। जैसे यहां मैं काटूंगा तो फिर ऐसी चमड़ी बनेगी, क्योंकि वहां जो सेल उसको बनाएगा उसमें 46 गुणसूत्र है, इसलिए बना देता है। स्पर्म में आधा आधा होता है गुणसूत्र, 23 और 23, इसलिए जब मिलते हैं तो एक ही सेल बनता है, वो क्या होगा? 46 गुणसूत्र का। क्लियर हो गई बात? फिर वहां पे होगा सेल डिवीजन, तब उस एक सिंगल सेल से बहुत सारे सेल होंगे, 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से पूरे एक बच्चे का निर्माण होता है। समझा गया बात? हाँ। इसलिए याद रखिए, सबसे छोटा सेल स्पर्म, सबसे बड़ा सेल फीमेल का एग। आइए फिर भैया सजीवों का वर्गीकरण, हम सभी सजीवों को कितने वर्गों में बांटते हैं? जैसे आप देखेंगे समुद्री जीव अंतर है, उभयचर अलग है, जितने पक्षी अलग हैं, ऐसे जितने प्रकार के सूक्ष्म जीव अलग हैं, इन सबको जो हम अलग अलग क्लासेस में बांटते हैं वो क्या है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों का वर्गीकरण। ठीक हो गई बात?
उसके बाद हम देखेंगे क्या, तो विषाणु और जीवाणु। इनमें से मैंने आपको बताया, क्या बताया, तो जीवन और मरण के बीच की कड़ी कौन है, वह कौन है जो जिंदा भी हो जाता है, मर जाता है और मरने में फिर से जिंदा हो जाता है, फिर मर जाता है, फिर जिंदा हो जाता है, फिर मर जाता है, मतलब वो कोई मर ही नहीं सकता भैया। वो कौन है, तो रक्त बीज की तरह। कौन है वो, वायरस है। कौन है वो, वायरस। तो प्रश्न आता है एग्जाम में कि जीवन और मरण के बीच की कड़ी कौन है, वायरस है। टेबल पे है तो मरा हुआ, मेरे अंदर गया तो जिंदा, फिर टेबल पे आया तो मरा हुआ, फिर मेरे अंदर आया तो जिंदा। इसलिए तो कोरोना काल में फैला। आदमी छींक के चल गया, आँख छू यहाँ में चल दिया, आप भाई घूमते रहे मस्त मास्क पहन के, यहाँ हाथ रखे, वैसे बाद में छू लिया अपना मुंह, तो वायरस आपके अंदर फिर जिंदा हो गया, मेरे से बाहर निकला, मर गया। इसलिए कोरोना काल में क्या हुआ, हम मास्क लगाए ताकि हम तक ना पहुंचे कोई चीज़, है ना। हाँ, इसलिए भाई इस तरीके से कोरोना वायरस फैल रहा था। फिर सिलेबस आपके एग्जाम का नॉर्मल सिलेबस ये सब रहता है, हम उसको अलग हिस्से में ऊपर समझ लिए, उसी को इस तरीके से अलग अलग शब्दों में लिखता है। ठीक हो गई बात ना। हाँ, वही वर्गीकरण जो ऊपर बताया सजीव वर्गीकरण, उसको ऐसे लिख देता है जैव विविधता एवं वर्गीकरण। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, ऊपर जो दिखाया वही सिलेबस, सिंपल है ना। हाँ, ठीक है। बहुकोश की संरचना, उतक, तो सेल से मिलकर टिश्यू बनता है ना, तो सब चूसी के अंतर्गत आ जाता है। जनकों से संतानों, रिप्रोडक्शन सिस्टम को ऐसे लिख देता है। तो सब चीज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे जो ऊपर बताया है वही है, मगर एग्जाम में इस तरीके के सिलेबस को डिजाइन करके लिख देता है। जैव प्रक्रिया में पोषण, परिवहन, श्वसन, उत्सर्जन आता है, उसको हमने लक्ष्य ऊपर देख लिया था। वो इंग्लिश में आपको सिलेबस वही हो गया। तो इस तरीके से आपका आज का पहला आसान सा क्लास, बायोलॉजी क्लास खत्म हो गया है। ठीक हो गई बात ना। कल जब आप आएंगे तो आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताओ जंतु माने जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो क्या बोलोगे, बताओ जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस, फ्रेश होना चाहिए, वनस्पति फ्रेश होना चाहिए, फ्रेस्टस। सब याद हो गया बात ना। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक, एवी ल्यूएनहॉक, हो गया इतना हिस्सा। ठीक है। आपका वो बैक्टीरिया सब किसने दिया, तो ए बी एहरनबर्ग, हाँ ए एहरनबर्ग ने, बी फॉर बैक्टीरिया दिया। किससे लिया, तो ग्रीक वर्ड से लिया। हाँ, उसका मतलब क्या होता है भैया, तो लिटिल स्टिक। हाँ, बैक्टीरिया सब का मतलब क्या होता है, लिटिल स्टिक। सब आप लोग पढ़ लिए, उतना हिस्सा हो गया। ठीक हो गई बात ना। हाँ, तो इस तरीके से आपका हो चुका है क्लासेस। आपको कल आएंगे तो आपसे पूछा जाएगा क्लासेस, पीडीएफ आपके यहाँ शेयर हो जाएगा। मगर कुछ जरूरी बातें हैं, एक जैसे जरूरी अनाउंसमेंट है, वैसे इसका जरूरत है नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ। कल से आप लोगों की 2 क्लास रहेगी, भौतिक की क्लास भी रहेगी। जैसे मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ तो एक टीचर आपको फिजिक्स भी पढ़ाएंगे। मगर एक जरूरी बात है, जब आप जितने आए थे प्रयोगशाला वाले लोग, उनको स्पेशली जब आप पढ़े होंगे, जिसमें नोटिफिकेशन जब हमने लॉन्च किया तो नीचे लिखा है कि न्यूनतम 50 बच्चों का बैच बनेगा, तभी हम क्लासेस को आगे लेकर के चलेंगे। हो गया बात ना। तो अभी एक सप्ताह आराम से आप बैठिए, आराम से डेमो में देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब लगेगा भाई 50 बच्चे हो गए या 50 के आसपास बच्चे हो गए, तभी बैच रन करेंगे। क्लियर हो गई बात ये। हाँ, क्यों मैं ये बता रहा हूँ, कारण क्योंकि आप लोग भैया नॉर्मल सब मेच्योर एज में आ चुके हैं, आप सिंपल समझ सकते हैं। 10-12 अगर बच्चे हम पढ़ाएंगे, सिर्फ प्रयोगशाला अलग से एक बैच लगाएंगे, 3 टीचर का बोले, 3 टीचर 3 क्लास लिखा हो तो उसमें, तो 3 टीचर मंगाएंगे, 3 टीचर की सैलरी 1 महीने से ऊपर जाएगी एक क्लास, तो वही भाई सैलरी 1.5 लाख पहुंच जाएगी। बात सिंपल समझिएगा। और 3000 लोगे भाई, हम 20 बच्चे से 60,000 पैदा होगा, किसको पेमेंट करेंगे, 1.5 लाख में पेमेंट 60,000 कैसे करेंगे। तो हम बाहर से टीचर बुलाएंगे आपके लिए, उनको ही पेमेंट नहीं दे पाएंगे। समझ में आ गया बात ना। इतना व्यापार आप भी जानते बिजनेस। हाँ, हमारी ये कि जो आपके यहाँ पढ़ाने आएंगे सब ये एग्जाम और विज्ञान के और एग्जाम सब क्वालिफाइड है, सब निकाले हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है, इसलिए वैसे ही लेवल के लोग आते हैं। ठीक हो जाते पढ़ाने, तो इसलिए ध्यान रखिए। बाकी मैं हूँ प्रतीक सर, अर्जुना क्लासेस में जो सब्जेक्ट पढ़ना होगा मैं सब पढ़ाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अकेले ही पढ़ा सकता हूँ, और फिलहाल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बायोलॉजी। ठीक हो गई ये बात ना। तो आराम से एक सप्ताह पढ़िए, बच्चे जब हो जाएंगे तो परमानेंट बैच आपका रन करेगा, वरना एक सप्ताह बढ़िया टेस्ट लीजिए, ज्ञान का आनंद लीजिए, ज्ञान पढ़ना कैसे चाहिए सीख लीजिए, फिर आराम से भी छुट्टी मना सकते हैं। ठीक है, मगर देखते हैं अगर बैच बन जाएगा तो बैच फिर चालू करेंगे। ठीक, मगर अभी एक सप्ताह तक गेप मत करना। ठीक हो गई बात ना। पूरा क्लास आपके दिमाग में उतार दूंगा, एक एक चीज, बहुत सारी चीज अपने शरीर के बारे में पहली बार जानेंगे, और ऐसा बहुत सारा चीज है जिससे आप अवगत होगा कि शरीर में मेरी ये चीज हो रहा है यार, हाँ ऐसा करने से ठीक होगा, मतलब आप प्रैक्टिकली फील भी करेंगे उस चीज़ों को। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई दिक्कत डाउट होगा तो बताइएगा, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट, सायोनारा।